सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो स्टोरी है इसके बारे में मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे चीजें हैं जिससे बोलने से ही आप वीडियो देखने से पहले ही लाल हो जाएंगे। ये स्टोरी यंग स्टेप फादर और डॉटर की है, मतलब वीडियो फुली रोमांटिक होने वाली है। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और लवली कॉमेंट करना ना भूले। सो लेट्स प्ले वीडियो। सीन शुरू होता है जहां रोजा सामने खड़े आदमी से पूछ रही थी कि क्या वो उससे सच में प्यार करता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो आदमी पूछता है कि वो ये बात क्यों उठा रही है। रोजा फिर से वही सवाल दोहराती है, जोर देकर पूछती है कि वो उससे प्यार करता है या नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि उसे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बार बार पूछ रही थी कि क्या वो उससे प्यार करता है। उसकी नज़र धुंधली होने लगी थी और उसे लगने लगा कि सामने खड़ा आदमी आखिर है कौन। अचानक रोजा नींद से जाग गई। उसने खुद को काफी खुली ड्रेस में देखा और एक लग्जरी होटल के कमरे की छत को घूरते हुए हैरान रह गई। वो बड़बड़ाई कि ये अजीब सपना आखिर था क्या, लेकिन वो सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने पास किसी को सोते हुए देखा और वो डर गई। पास लेटा आदमी अचानक उठ बैठा और बोला कि उसने उसे डरा दिया और पूछा कि उसके साथ क्या दिक्कत है। सोफे पर बैठी एक लड़की ने जम्भाई लेते हुए पूछा कि क्या हो रहा है। रोजा पूरी तरह शॉक थी। उसने पूछा कि ये दोनों कौन है और उसके कमरे में कैसे आ गए। आदमी ने हैरानी से कहा कि क्या वो मजाक कर रही है, क्योंकि वो लोग कल रात होटल की रूफटॉप पर साथ में पार्टी कर रहे थे। उसने कहा कि रोजा ने ही उन्हें बोला था कि वो उसके कमरे में आके चिल कर सकते हैं और बाकी लोग अभी बाहर पड़े सो रहे हैं। रोजा ने हल्की शर्मिंदगी के साथ अपना सिर पकड़ा और पूछा कि क्या सच में ऐसा ही हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी कि उसे कुछ याद ही नहीं। आदमी ने कहा कि वो तो वैसे भी अपनी कोल्ड नेचर के लिए फेमस है। उसके पास बैठी लड़की ने पूछा कि क्या रोजा को उसका नाम तो याद है। थोड़ी देर सोचकर रोजा ने कहा कि कैथी। आदमी हंस पड़ा और बोला कि बिल्कुल गलत। लड़की ने चिढ़कर कहा कि उसका नाम जिनेवा है। बाद में बीच पर चारों तरफ हंसी की आवाजें थी। लोग पानी में खेल रहे थे। रोजा एक पैरासोल के नीचे बैठकर अपने फोन को खाली नजर से देख रही थी। जिनेवा उसके पास लेटी थी और उसे याद दिला रही थी कि वो यहाँ सिर्फ वेकेशन मनाने आई है और 1-2 महीने बाद वापस जाएगी। एक और लड़की ने टीज करते हुए कहा कि तब तक होटल की सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर ले, खासकर हेयर ऑयल। पास से गुजरते एक लड़की ने ताना मारते हुए कहा कि कोई भी ऑयल उसके सूखे घास जैसे बाल ठीक नहीं कर सकता। लड़की ने गुस्से से उसे बॉल्ड जग कहा और बोला कि जाकर स्विम कर या कुछ और कर। उधर रोजा ने अपनी रिंगिंग फोन उठाई। कॉलर आईडी था सीओ याया यॉन। उसने थोड़ा झिझकते हुए कॉल उठाया। जॉन की आवाज आई। बोला कि 1 महीना हो गया और क्या उसे यही बिहेवियर मिलना चाहिए। उसने कहा कि उसने उसकी इंस्टा देखी जहां वो बिजी होने की बात कर रही थी, लेकिन इधर उधर घूम रही थी। उसने पैना मारा, तो क्या परफेक्ट डॉटर हो तुम। रोजा ने चिढ़कर पूछा कि उसने कॉल क्यों किया है। जॉन ने उसकी बात इग्नोर की और पूछा कि वो करिया कब वापस आएगी। रोजा ने कहा कि शायद सेमेस्टर शुरू होने से पहले आ जाएगी। उसने पूछा कि क्यों बुला रहा है। जॉन ने कहा कि वहां बहुत कुछ चल रहा है, कुछ मजेदार भी। रोजा ने पूछा कि क्या। जॉन ऑकवर्ड हंसी हंसकर बोला कि बताना मुश्किल है, अगर जानना है तो खुद करिया आकर ये देख ले। ये वेग जवाब सुनकर रोजा कंफ्यूज्ड हो गई। जिनीवा जो सुन रही थी उसने टीजिंग करते हुए पूछा कि क्या फोन पर आवाज जो थी वो रोजा के पिता की थी। रोजा ने धीरे से कहा कि उसका कोई पिता नहीं है। जिनीवा ने फिर पूछा कि क्या वो उसका कोरियन बॉयफ्रेंड है। रोजा ने मना करते हुए कहा कि वो तो बस कॉलेज का फ्रेंड है जो अचानक कॉल करके कुछ भी बोलने लगा। फोन रखने के बाद रोजा को लगा कि शायद उसकी माँ के साथ कुछ हुआ है। उसने ब्राउजर खोला और फ्लोरा होटल सर्च किया। फ्लोरा एक लग्जरी ग्लोबल होटल चेन है जिसकी 30 से ज्यादा ब्रांचेस है और मियामी में अभी नया ब्रांच खुला है जिसमें रूफटॉप बार, फाइन डाइनिंग और वीआईपी कैसीनो है। ली रोजा जो कि 22 साल की हैं और जिससे इसकी सेल्स बढ़ रही थी। रोजा ने चैन की सांस ली कि कोई स्कैंडल या इशू नहीं है। उसने फोन बेड चेयर पर फेंक दिया और नीले आसमान को देखते हुए सोचा कि शायद कोरिया में सच में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। हालांकि वो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट थी, फिर भी वो जानती थी कि लोग उसे अपने फैमिली बिजनेस की सही हेयर मानते हैं। जब वो आखिरकार कोरिया पहुंची, उसके ड्राइवर ने एयरपोर्ट पर उसका स्वागत किया और कहा कि वो इस बार जल्दी आ गई, वरना वो पूरा 2 मंथ का ब्रेक मारी रहती है।
रोजा ने कहा कि वो थोड़ा टायर्ड महसूस कर रही थी, इसलिए जल्दी लौट आई। उसने कहा कि लूनर न्यू ईयर भी आ रहा है, तो उसने सोचा कि माँ को सरप्राइज दे दूं। फिर उसने ड्राइवर से पूछा कि उसकी माँ कैसी है, क्योंकि उसने उन्हें बताया नहीं था कि वो आ रही हैं, तो सरप्राइज असली होगा। ड्राइवर हल्का सा घबरा गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि मैडम बिल्कुल ठीक है। उसका ऑकवर्ड टोन रोजा की नजर से नहीं बचा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसकी बात नहीं है। जब कार ग्रैंड एस्टेट पर पहुंची, उसका चमकता हुआ घर दिन की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब कुछ काम और परफेक्ट लग रहा था। कार से उतरकर रोजा ने कहा कि वो बहुत थक गई है। उसने बटलर को आवाज देकर कहा कि सामान ऊपर रख दे। कोई जवाब न मिला तो उसने सोचा कि शायद वो मार्केट गया होगा। उसने बैग सीढ़ियों के पास रख दिए और अंदर जाने लगी। तभी उसने दरवाजे पर रखे एक मनुष्य के शूज देखे, जो उसकी पहचान के नहीं थे। उसका दिल धक से रह गया। उसे बेचैनी हुई कि ये शूज किसके हैं। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। उसे अपनी माँ के बेडरूम से धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके हाथ कांपने लगे। वो दरवाजे के पास रुकी और खुद से बोली, तैयार हो जा, कुछ भी देखने के लिए। उसने थोड़ा सा खुला दरवाजा आगे बढ़कर देखा और फिर उसकी आंखें फैल गई, उसका पूरा शरीर जम गया। एक आदमी उसकी माँ को बिस्तर पे बहुत पैशन से किस कर रहा था। ये नजारा उस पर बिजली की तरह गिरा। वो ना सांस ले पा रही थी, ना सोच पा रही थी। उसने जिंदगी में बहुत कुछ झेला था, लेकिन इस जैसी शौक उसे कभी नहीं लगी थी। उसकी माँ ने सिर घुमाया और उसे देखकर डर गई। वो हकलाते हुए पूछने लगी कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो आदमी भी आधा नंगा होकर शॉक्ड था और रोजा को घूर रहा था। रोजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके अंदर डिसबिलीव भरी हुई थी। उसी पल उसकी 22 साल की परफेक्ट लाइफ टूटती हुई महसूस हुई। इसके बाद रोजा ने पूछा कि क्या उसे उस आदमी से बाहर बात करनी चाहिए। उसकी माँ ने कामली हाँ कहा। रोजा ने पूछा कि वो ऐसा अचानक बिहेवियर क्यों कर रही हैं। अभी तक उसकी माँ हर आदमी को उससे दूर रखती थी। उसकी माँ ने हल्का सा साए लेते हुए कहा कि वो सारे आदमी डेट्स नहीं थे, वो बस कन्वीनियंस के लिए थे। आखिर वो फ्लोरा ग्रुप की चेयरवुमन थी। लेकिन इस बार उसने कहा, यान वो बाकी सबसे अलग है। रोजा ने आईब्रो ऊपर उठाया। अलग? क्या इसलिए क्योंकि उसके पीठ पर वो टैटू है? उसकी माँ की आंखें थोड़ा फैल गई। उसे हैरानी हुई कि रोजा ने टैटू देख लिया। वो ऑकवर्ड हंसी। आजकल किड्स तो टैटू करवाते ही हैं। रोजा ने तीखे अंदाज में कहा, हाँ किड्स करवाते हैं, पर आप क्यों किसी ऐसी आदमी को डेट कर रही हैं, वो भी इतनी रिडिकुलस डिजाइन वाले टैटू वाले आदमी को। उसने पूछा कि आपको पता भी है कि वो करता क्या है, उसकी उम्र क्या है। उसकी माँ ने ऑलमोस्ट कैजुअली कहा कि वो 24 साल का है। रोजा एकदम स्टन्ड रह गई। वो खुद 22 की थी। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा, क्या उसकी माँ सच में इतनी डेस्परेट है। इससे पहले कि रोजा कुछ और कहती, सूर्यो ने बोला कि उसकी माँ ने 20 साल बिना किसी पार्टनर के गुजारे हैं और वो बहुत लोनली रही होंगी। रोजा ने मन में सोचा, माँ अभी 50 भी नहीं हुई, ये क्या हो रहा है। सूर्यो ने कहा कि वही वो आदमी है जिसने उसकी माँ की लोनलीनेस को दूर किया है। वो बोला कि वो दिल से अच्छा इंसान है और अगर वो साथ रहेंगे तो वो उसकी माँ के अंदर की खाली फीलिंग को भरने में मदद करेगा, जो उसे अकेले रोजा को पालते हुए महसूस हुई थी। रोजा ने अचानक गुस्से में बात काट दी और पूछा कि वो उस वर्ड को क्यों ला रहा है। सिरियन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी माँ ने पहले ही उसे बता दिया था कि अब से वो उनके साथ रहने वाला है। ये सुनकर रोजा हैरान रह गई और कुछ बोल ही नहीं पाई। बाद में जब वो टेबल पर रखी फैमिली फोटो को देख रही थी, तब यन वो कमरे में आया। उसने पोलाइटली उसे ग्रीट किया और पूछा कि उसकी माँ से हुई बात सही से हुई या नहीं। रोजा घृणा वाले एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ मुड़ी और चुपचाप बाहर चली गई। यानबू ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि उसने सिरियन से उसके बारे में बहुत सुना था और उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मिलेंगे। जैसे ही रोजा सीढ़ियां चढ़ने लगी, उसने उसे पीछे से कहा कि उसे पता है कि उसकी माँ ने उसे कहा होगा कि वो उसके साथ अच्छा बिहेव करे, लेकिन उसका मन नहीं है। जैसे ही सेमेस्टर्स शुरू होगा, वो वैसे भी बिजी हो जाएगी। तब तक के लिए वो सिर्फ उसे एक लिव इन वर्कर समझेगी और उसे ऑर्डर दिया कि वो उससे बात ना करे। उसका रिएक्शन देखे बिना वो ऊपर चली गई। सायन जो पास खड़ा था हंसते हुए यानबू से बोला कि चिंता मत कर, रोजा अभी बस कोल्ड बिहेव कर रही है, बाद में ठीक हो जाएगी। यानवो ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा कि उसे चिंता नहीं है, आखिर वो अपनी माँ की ही बेटी है। फिर वो सयन के थोड़ा और करीब आ गया। शाम को सीन एक शांत बार में शिफ्ट होता है जहां जियान बैठा हुआ था और मूड में रिलैक्स था। रोजा ने पूछा कि क्या यही वो बात थी जिसका उसने पहले इशारा किया था। जॉन कंफ्यूज होकर बोला कि वो किस बारे में बोल रही है।
रोजा ने गुस्से में बोला कि उसकी माँ ने उसके पीछे किसी कम उम्र के आदमी से रिश्ता बना लिया है। जॉन ने ड्रिंक पीते पीते लगभग खांस दिया और पूछा कि क्या वो चेयरवुमन ली की बात कर रही है। जब रोजा ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो उसने पूछा कि वो आदमी कौन है। रोजा ने बताया कि जॉन ने उसे कहा था कि उसकी माँ का कोरिया में कोई काम है और उसने उसे कॉल भी किया था। जॉन हंसते हुए बोला कि वो कॉल तो मजाक था, वो बोर हो रहा था और उसने उसके साथ मजाक कर दिया था। रोजा उसे घूरने लगी जैसे वो पागल हो गया हो, लेकिन जॉन ने हाथ हिलाकर कहा कि अभी ये मुद्दा नहीं है। उसने कहा कि वो बैठकर सब डिटेल में बताए। हालांकि रोजा इरिटेटेड थी, फिर भी उसे पता था कि जियान ही एक ऐसा इंसान है जिससे वो दिल की बात कह सकती है। उसने लंबी सांस ली और बताया कि वो आदमी सिर्फ 24 साल का है। जियान हैरान रह गया और बोला कि ये तो उसकी माँ की उम्र का आधा है। उसने मजाक में कहा कि उसकी माँ को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए कि वो लाइफ इतने खुले अंदाज से जी रही है। रोजा ने उसे घूर कर पूछा कि उसकी गैर मौजूदगी में आखिर क्या हुआ था और क्या उसे कुछ पता है। जियान ने कंधे उचकाए और कहा कि ये उसका घर है, उससे ज्यादा उसे क्या पता होगा। लेकिन उसने ये भी माना कि ये रिश्ता सुनने में अच्छा नहीं लगता। फिर उसने पूछा कि उस आदमी का नाम क्या है। रोजा ने बताया कि उसका नाम यनवू है। जियान ने कहा कि उसने उसका नाम कभी नहीं सुना और पूछा कि वो दिखता कैसा है। रोजा थोड़ी देर रुकी और उसके चेहरे को याद किया। उसे याद आया कि उसके अंदर एक अजीब तरह का दुख भरा माहौल था, कुछ परेशान करने वाला लेकिन अजीब तरह से आकर्षक भी था। पहली नजर में वो बहुत स्ट्राइकिंग था, लेकिन आंखों में अंधेरा सा गहरा दुख था, जैसे उसने बहुत कुछ सहा है। उसने जियान से कहा कि वो अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता है। बार से बाहर निकलते समय जियान ने पूछा कि अब उसका क्या प्लान है। रोजा ने धीरे से कहा कि उसे अभी पता नहीं। जैसे वे पास की एक हॉलवे से गुजरे, उन्होंने कुछ लोगों को बात करते सुना। एक आदमी पूछ रहा था कि क्या इस समय कोई आदमी अवेलेबल है, क्योंकि जापानीज एग्जीक्यूटिव्स का एक ग्रुप आया है। रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि उन्हें लड़कियां चाहिए या लड़के। उस आदमी ने कहा कि उन्हें अच्छे दिखने वाले लड़के चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि यनवू कहाँ है। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया। ग्राहक ने गुस्से में कहा कि यनवू तो जॉब छोड़ चुका है। उसने कहा कि यनवू तो इस काम के लिए परफेक्ट था। रिसेप्शनिस्ट ने घबराकर कहा कि वो किसी और को जल्दी बुला लेगी। फिर आदमी ने पूछा कि क्या ये सच है कि यनवू किसी अमीर औरत के साथ चला गया है। दूसरे ने सिर हिलाकर कहा कि ये र्यूमर स्टाफ में चल रहा है कि यनवू ऐसा इंसान है जिसे अफेक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो बड़ी उम्र की औरतों को दीवाना बना दे। जॉन ने उस कमेंट पर हंसते हुए सिर हिलाया। उसकी हंसी थोड़ी गंदी सी थी। पास खड़ी रोजा ने सब कुछ सुन लिया। उसका एक्सप्रेशन अचानक गहरा हो गया। उसकी पूरी वाइब ठंडी और तेज हो गई। जॉन ने माहौल हल्का करने की कोशिश में मजाक किया कि शायद वो यानवू के किसी डोगो नाम के आदमी से कंफ्यूज कर रहे हों, लेकिन उसका मजाक बिल्कुल भी काम नहीं आया। उसी रात रोजा घर वापस आई और अपने कमरे में गई। उसे अपने ही घर में अजीब सी बेचैनी लग रही थी। उसे जॉन की वो बात याद आई जब उसने उसे खुश करने की कोशिश की थी और कहा था कि वो ज्यादा सोचे नहीं क्योंकि ओवर थिंकिंग उसकी स्टाइल नहीं है। लेकिन ये बात कहना आसान था, करना नहीं। तभी उसे हल्की आवाज सुनाई दी, मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन से आने वाली मॉर्निंग की आवाजें। वो वहीं रुक गई। उसका चेहरा शॉक में बिगड़ गया। वरांडा पर खड़ी वो अंदर ही अंदर गालियां देने लगी कि करोड़ों की कीमत वाले घर की दीवारें इतनी पतली कैसे हो सकती है। उसकी सोच में कड़वाहट भर गई कि 3 ग्रैंड पर प्योंग वाले घर में उसे ये हक भी नहीं है कि वो अपनी माँ की आवाजें ना सुने। उसने मुड़कर कहा कि उसे अपने कमरे में ही चले जाना चाहिए, वहां शायद कुछ नहीं सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही वो रुकी, उसकी नजर फिर से मास्टर बेडरूम की तरफ चली गई। जॉन की पहले कही बात, ऐसा आदमी जो बड़ी उम्र की औरतों को पागल कर देता है, उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसके भीतर क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, चाहे वो मानना नहीं चाहती थी। जैसे ही रोजा स्वीट की तरफ बढ़ी, उसके मन में आया कि क्या उसकी माँ को पता था कि वो किस तरह का आदमी है, उससे पहले कि वो उसे घर में ले आई। उसने सोचा कि अगर उसकी माँ ने उनकी इंटीमेसी देखी होती तो शायद वो सब कुछ समझ जाती। रोजा कमरे के पास पहुंची, लेकिन अंदर से आती आवाजों ने उसे वहीं जड़ कर दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटी और अपने कमरे में जाकर लेट गई, खुद को समझाते हुए कि उसे बस सो जाना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। उसे लगा कि अगर वो इग्नोर कर देगी तो ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। वैसे भी वो क्यूरियोसिटी वाला इंसान नहीं थी, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ से आती लगातार आवाजों ने उसे आराम नहीं करने दिया। बिस्तर पर लेटे हुए उसने खुद से कहा कि उसके हेडफोन्स कहाँ हैं। दूसरी तरफ यानवू उसकी माँ के साथ था। वो घबराहट से फुसफुसाया कि अगर बाहर किसी ने सुन लिया तो। उसने कहा कि रोजा भी जाग सकती है, लेकिन सिरियो ने ठंडे स्वर में उसे डांट कर कहा कि रुक ना मत, सब इग्नोर करो और वही करते रहो जो कर रहे हो। यानवू की नजर कमरे में रखी सिरियोन और रोजा की फ्रेम्ड फोटो पर पड़ी। वो एक पल के लिए रुका, फिर हल्की सी आवाज में बोला कि वो कंटिन्यू करेगा।
अगली सुबह नाश्ते के दौरान एक चम्मच गलती से टेबल के नीचे गिर गई। जब रोजा उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो वो फिर से फ्रीज हो गई। नीचे से यानवू उसे घूरते हुए मिला। उसने जल्दी से कहा कि वो बैठी रहे, वो चम्मच उठा लेगा। रोजा सीधी बैठ गई, लेकिन अंदर से बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ अजीब देखा हो। अब 2 हफ्ते हो चुके थे उसे कोरिया वापस आए हुए। इस दौरान उसने नोटिस किया कि यानवू घर में कितनी आसानी से घुल मिल गया था। वो घर की चीजें ऐसे इस्तेमाल करता जैसे वो उसकी ही हो। वो स्टाफ के साथ फ्रेंडली था और उसी तरह वो रोजा के साथ भी बिहेव करता था। एक दिन जब रोजा जॉगिंग पर जाने वाली थी तो यानवू ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। उसने उसे एक कप गर्म पानी दिया और कहा कि साथ ले जाए, मौसम ठंडा है और उसे कोल्ड नहीं होना चाहिए। रोजा उसकी टोन से चौंक गई और उसे फेमिलियरिटी से घृणा होने लगी। उसने कुछ नहीं कहा और सीधा अपनी कार की तरफ भाग गई। कार में बैठते ही उसने चिड़चिड़ेपन से दांत भींचे, सोचते हुए कि उसने पहले ही उसे कहा था कि उससे बात ना करे, फिर भी वो ऐसे बिहेव करता जैसे वो उसका पिता हो या उस पर कोई हक रखता हो। उसे घुटन सी होने लगी और उसने सोचा कि शायद होटल में रहना बेहतर होगा। पर जैसे ही उसने सोचा, उसे पहले से ही होटल स्टाफ की गॉसिप सुनाई देने लगी कि चेयरवुमन की बेटी होटल में क्यों रह रही है, घर में क्या हुआ, सब ठीक है या नहीं। ये सोचकर वो और थक गई। रोजा ने गहरी सांस ली, खुद को मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हुए। उसे लगा कि यानवू सच में बहुत ज्यादा है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ कैसे किसी अजनबी आदमी को एक रात में घर में ले आई, उसे फैमिली कहा और उसके साथ रहने दिया। उसके बाद रोजा ने देखा कि यानवू एक टेबल के पास से गुजर रहा था और अचानक वो थोड़ा लड़खड़ा गया। रोजा ने सोचा कि शायद वो बस कोई रैंडम आदमी है जो कभी ड्रिंक सर्व करने का काम करता था, उसकी ही उम्र का, और जिसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं था। जब वो इन बातों में खोई हुई थी तभी यानवू अचानक वहां आ गया और एक रैग से सफाई करने लगा। उसे फ्लोर साफ करता देख रोजा की इरिटेशन और गहरी हो गई। उसे लगा कि ये साफ सफाई वाली चीजें ही हैं जो उसे करनी चाहिए। फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो रोजा को बेचैन कर रहा था। उसकी नज़र अनजाने में ही उसकी तरफ खिंच गई और वो खुद को उसके बट और फिर उसके पोस्चर को देखते हुए पाई। तभी हॉलवे से नैनी ने यानवू को बुलाया। उसकी आवाज़ सुनकर रोजा तुरंत नीचे झुक गई, पहली मंजिल पर होने के बाद भी खुद को छुपाते हुए कि उसे कोई देख न ले। नैनी अंदर आई और पूछा कि क्या कहीं कुछ गिरा है और कहा कि वो खुद साफ कर देगी क्योंकि ये उसका काम है। लेकिन यानवू ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो खुद साफ कर लेगा और अगर नैनी के पास और काम है तो वो परेशान ना हो। नैनी ने उसकी तारीफ की कि वो कितना वेल मैनर्ड है और फिर उसने कहा कि वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रही है। जाने से पहले उसने पूछा कि उसे रात के खाने में कुछ खास चाहिए क्या। यानवू थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला कि डिनर का मेन्यू तो उसी परिवार को डिसाइड करना चाहिए जो इस घर में रहता है। नैनी मुस्कुराई और चेयरफुल आवाज में कहा कि वो भी तो यहाँ रहता है तो इसलिए उसे भी सजेशन देने चाहिए, और उसे याद दिलाया कि वो सबके साथ टेबल पर बैठता है। उसकी ये बात सुनकर यानवी थोड़ी देर खामोश रहा और फिर हल्की अनिश्चित सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। शाम को रोजा बाथटब में बैठी पूरी तरह थकी और ड्रेन महसूस कर रही थी। उसे यूजीन वॉन के साथ अपने कनेक्शन के बारे में सोचकर और भी थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि उनसे बार बार डील करना उसे मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा था। उसे इच्छा हुई कि काश वो सोचना ही बंद कर दे, उसका दिमाग पूरा शांत हो जाए। कुछ देर पानी में बैठने के बाद वो उठी और टाल लपेटकर बाहर आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो फिर से फ्रीज हो गई। यानवू हॉल में खड़ा था, उसके हाथ में रोजा की एक ब्रा थी। उनके बीच की हवा अचानक भारी हो गई। रोजा की नजर उस चीज पर गई, फिर उस पर। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा कि ये उसकी है। यानवू घबरा गया, हाथ कांपे और उसने तुरंत ब्रा गिरा दी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो हकलाते हुए बोला कि उसने लगा घर पर कोई नहीं था और उसने सोचा कि वो बाहर गई होगी। वो ऑकवर्ड तरीके से बोला कि उसे पता है कि ये सब कैसे दिख रहा है, लेकिन वो सब एक्सप्लेन कर सकता है। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि वो रोजा को ना दिखे और कहा कि वो पहले अपने कपड़े पहन ले। लेकिन रोजा उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में घुरते हुए उसने अपना हाथ उसके चेस्ट पर ठोककर उसे पीछे धकेला। रोजा थोड़ा उसके करीब झुकी। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अनरीडेबल था। यानवू ने आंखें कसकर बंद कर ली और फिर बोला कि ये वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले रोजा ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद यानवू कुछ पल तक स्टन खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उसने जल्दी से माफी मांगी और कहा कि सब एक गलत फहमी थी, लेकिन रोजा ने उसे काट दिया और ठंडी आवाज में कहा कि वो गुस्सा नहीं थी, बस उसे मारना था। उसने कहा क्या वो उसे वापस मारना चाहता है या फिर वो माँ के पास जाकर बोलेगा कि उसकी बेटी ने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने उसे नेकेड देख लिया। उसकी आवाज में चुनौती थी। उसने कहा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर सकता।
फिर उसने चेतावनी दी कि जब तक वो इस घर में उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा वो उससे इसी तरह परेशान करती रहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मौजूदगी ही उसे असहज महसूस करती है। यानवू ने अपनी नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर शांत दर्द और निराशा दिख रही थी। उसका चेहरा देखकर रोजा ने कहा कि उसकी उम्र से 2 साल छोटी लड़की से मार खाना और इंसल्ट होना बहुत ह्यूमिलेटिंग होना चाहिए। अगर वो उसकी जगह होती तो खुद को बिल्कुल बेकार महसूस करती। फिर भी वो वहीं खड़ा रहा, शांत, बिना कुछ कहे, बिना अपनी सफाई दिए। उसने कहा कि वो उसकी बात ध्यान से सुने। उसे स्टेप फादर की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो खुद घर छोड़ दे या फिर बाहर फेंक दिया जाएगा, चॉइस उसकी है। ये कहकर वो मुड़ी जाने ही वाली थी कि अचानक वो फ्रीज हो गई क्योंकि यानवू ने उसका पैर पकड़ लिया था। वो चौंक कर नीचे देखने लगी। वो घुटनों के बल था, उसका हाथ उसकी एड़ी पकड़े हुए। कृपया मेरी बात सुन लीजिए, वो विनती कर रहा था। उसने कहा कि उसने कई बार आवाज लगाई थी पर जवाब नहीं मिला, इसलिए उसे लगा कि कमरा खाली है। रोजा उसे गौर से देख रही थी। गुस्से के पीछे एक अजीब जिज्ञासा उभर रही थी। वो जिस आसानी से घुटनों पर बैठ गया था वो घबराहट जैसी बात नहीं थी, जैसे उसे पहले भी बहुत बार ऐसा करना पड़ा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। वो कह रहा था कि वो गलत था, बस चेयरवुमन को मत बताना। मैं कुछ भी कर लूंगा, उसने रोते हुए कहा। रोजा झुकी और उसका चेहरा पकड़ लिया, उसकी आंखों में सीधा देखते हुए। फिर ठंडी सख्त आवाज में बोली, बाहर जाओ। वो कुछ कहना चाहता था पर उसने कड़ाई से दोहराया, मेरे कमरे से बाहर निकलो। वो सिर झुकाकर माफी मांगता पीछे हट गया। रोजा ने लंबी सांस ली और मुड़ी, लेकिन उसने देखा कि उसके शेल्फ पर कपड़ों का ढेर गिरा हुआ है। तभी याद आया, शायद थोड़ी देर पहले नैनी ने उससे कहा था कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए यानवू से कपड़े ऊपर रखने में मदद मांगी थी। यानवू ने पूछा था कि क्या करना है और नैनी ने कपड़ों का ढेर उसके हाथ में पकड़ा दिया था। उसने रोजा को कई बार पुकारा था पर जवाब नहीं मिला। उसे लगा वो घर पर नहीं है, इसलिए चुपचाप अंदर आकर कपड़े मेज पर रख दिए। लेकिन कुछ कपड़े फर्श पर गिर गए और उसी समय रोजा बाथरूम से बाहर आ गई और वही गलतफहमी हो गई। अब कमरे में अकेली रोजा जबड़े पीछे खड़ी थी। वो खुद को समझाती रही कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर असल में वो बार बार सोच रही थी कि जिस तरह वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया, रोने लगा, उसमें कुछ ऐसा था जो दिमाग से उतर नहीं रहा था। उसने अपनी हथेली देखी, थप्पड़ के बाद लाली थी। वो उसी जगह को बार बार रगड़ रही थी। एक अजीब सी अनजान सा एहसास हो रहा था, ना तो संतोष, कुछ और। रगड़ती रगड़ती त्वचा हल्की सी फट गई और खून निकल आया। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में उतर गई। बाद में सूर्यन घर लौटी और दोनों को बुलाकर पूछा कि वो क्या कर रहे थे। दोनों चुप। रोजा ने नजरें चुरा लीं और यानवू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रोजा ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। उसे लगा शायद उसने जोर से मारा ही नहीं है। सूर्यन ने रोजा से पूछा कि वो यानवू को वो आदमी क्यों कह रही है। रोजा ने ठंडी आवाज में कहा, हम दोनों अपने कमरों में थे और क्या कर सकती थी उसके साथ। सूर्यन का गुस्सा फट पड़ा, तुम उसे नाम से क्यों नहीं बुलाती, इतना बेअदब क्यों हो। यानवू बीच में बोला कि सब ठीक है, पर सूर्यन ने उसे चुप रहने को कहा। सूर्यन ने रोजा से कहा कि उसे आदत डालनी होगी, उसे यानवू को सम्मान से बुलाना चाहिए। रोजा कुछ नहीं बोली, बस गुस्से से यानवू को देखती रही। वो सोच रही थी कि ये आदमी जिसे उसने थप्पड़ मारा, ये कैसे ऐसे शांत बैठा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सोचकर उसके भीतर कुछ खलबली सी उठी। अगर उसने उससे और जोर से मारा होता तो। फिर सूर्यन ने उसकी हथेली पर खरोचे देखी और पूछा कि क्या हुआ है। रोजा ने झट से कहा कि वो हाथ धोते समय हो गया, लेकिन उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि शायद उसने यानवू के चेहरे पर भी कोई निशान छोड़ा हो। सूर्यन ने पूछा कि आखिर वो क्या धो रही थी कि इतना जोर से कि हाथ छिल गया। रोजा ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ गंदा लग गया था। यानवू उसके सामने बैठा था, उसके कंधे तन गए, उसने सिर झुका लिया। खाना चुप्पी में बीता। रोजा के छोटे छोटे जवाब, यानवू की बनावटी मुस्कान, सब कुछ असहज। खाने के बाद रोजा सोचने लगी, क्या उसने कभी जानबूझकर किसी ऐसी चीज को तोड़ा है जिसे वो पहले चाहती थी। उस ख्याल पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हकीकत में उसे वो एहसास अच्छा लगा था, इतना अच्छा कि उसे खुद पर शर्म आई कि वो इसे मजा कह रही है।
अब रोजा अपने दोस्तों के बीच एक पब में बैठी थी। सब लोग नए सेमेस्टर शुरू होने से पहले जश्न मना रहे थे। वो आना नहीं चाहती थी, घर पर रहकर आराम करना चाहती थी, लेकिन माँ ने कहा कि वो तीनों साथ खाना खा सकते हैं या वो अपने किसी दोस्त को बुला ले। उसके लिए वो डिनर किसी नाइटमेयर जैसा होता, इसलिए वो दोस्तों के साथ आ गई। उसे लगा यहाँ की शोरगुल वाली पार्टी घर के उस माहौल से कहीं बेहतर है। चारों तरफ हंसी, बातें, ड्रिंक्स। किसी ने चिल्लाकर पूछा कि वो लाल पफर जैकेट वाला कौन है, पहचाना सा लग रहा है पर ठीक से पहचान नहीं पा रहा। रोजा मुड़ी तो देखा, एक लड़का खुशी से बोला, अरे वो तो जियान है। जियान ने हंसते हंसते सबको नमस्ते किया। उसने मजाक में कहा कि दोस्त के बाल इतने बढ़ गए हैं कि वो पहचान ही नहीं पा रहा। दोनों ने हंसते हंसते एक दूसरे को हल्का सा धक्का दिया। पास की लड़की ने पूछा, जियान कहाँ बैठेगा, क्या जगह बदलनी पड़ेगी? लेकिन जियान ने कहा कि नहीं, यहाँ खाली है। वो रोजा की तरफ आया और उसके कंधे को हल्का सा धक्का देकर बोला, क्या बात है, नींद आ रही है क्या? वो बस उसे घूर कर रह गई, जैसे कोई असर ही ना पड़ा हो। मेज पर शोर बढ़ने लगा। यौन ने बोतल उठाकर नाटकीय अंदाज में खोली। सब हंस पड़े। वो एग्जैजरेट अंदाज में सबको ड्रिंक परोसता हुआ बोला, जितना प्यार करता हूँ उतना ही डाल रहा हूँ। सब ने गिलास उठाए। प्यार के साथ जियो। रोजा सब देख रही थी खामोशी से। सो यान हुयोंग कंस्ट्रक्शन के चौथे बेटे। वो बचपन में सोशल गैदरिंग्स में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन असल में करीब तब आए जब दोनों एक ही यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आए। रोजा को याद आया, एक बार यौन ने उसे चिढ़ाया था कि वो करियर स्कैंडल वाला आर्टिकल पढ़ रही है और बोला था कि उसे नहीं पता था कि वो दोनों एक ही फील्ड में होंगे। वो उसका नाम गेस करने लगा, रोज। और जब उसने जवाब नहीं दिया तो वो फिर से गेस करने लगा। डैंडेलाइन के बाद उसने कुछ और फ्लावर्स के बारे में सोचा, फिर आखिर में उसे याद आया और वो गर्व से बोला, रोजा। वो उसे हमेशा से एक स्मूथ बात करने वाला इंसान लगती थी, ऐसा लड़का जो बिना कोशिश किए भी किसी को हंसा सकता था। उसकी लुक्स हर जगह लोगों का ध्यान खींच लेती थीं, और भले ही वो ऊपर से केयरलेस लगता था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी शांत और संभला हुआ निकलता था। उनके डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग बड़े घरों से आते थे, इसी वजह से सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन रोज़ा के लिए जॉन से उसकी नज़दीकी सिर्फ इस वजह से नहीं थी, रीजंस कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। प्रेजेंट में रात बढ़ती गई और किसी ने दूसरे राउंड की ड्रिंक लेने को कहा। कुछ लोगों ने कराओके जाने का आइडिया भी दिया। कुछ लोग मान गए, लेकिन जॉन का ध्यान कहीं और था। उसे अपने पैर से कुछ छूता हुआ महसूस हुआ। वो रोज़ा की लेग थी, एक चुप सिग्नल। जॉन हल्का सा झुककर बोला कि क्लासेस शुरू होने के बाद फिर मिलना चाहिए। उसके पास बैठी गर्ल ने हैरानी से कहा कि अभी तो उसने कहा था कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। जैन मुस्कुराया और बोला कि अभी अभी एक प्लान बन गया है, और टेबल के नीचे हल्के से अपनी उंगलियां रोज़ा की स्लीव पर फिराईं। रात को पार्टी से निकलने के बाद जियान उसके पीछे पीछे बाहर आया। चलते चलते उसने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा कि क्या उसके फादर ने फिर उसे परेशान किया है। कहा कि स्ट्रेस निकालने का ये तरीका अच्छा नहीं होता। रोज़ा मुड़ी और गुस्से से बोली कि अगर वो बेकार बातें ही करेगा तो उसके साथ आया ही क्यों। जैन ने कंधे उचकाए और कहा कि उसके लिए तो ये स्ट्रेस नहीं, बस फन है। दोनों एक होटल पहुंच गए। अंदर जाते ही जैन ने उसे अपनी तरफ खींचा और जोर से किस किया। रोज़ा ने रोकने की कोशिश नहीं की। दोनों सोफा की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़े। उनके मूव्स गर्म और बेताब थे। उसने अंदर जाते हुए पूछा कि वो फोकस क्यों नहीं कर पा रही, क्या उसका अपने नए बैट से झगड़ा हुआ है। रोज़ा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने वार्निंग दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा कहा तो वो उसे मार देगी। जैन बस स्मर्क करता रहा और धीमे से बोला कि क्या वो उसे सिखाए कि अपने फैमिली को कैसे शर्मिंदा महसूस कराते हैं। उसकी बातें और तेज होती गई। उसने कहा कि वो एक अजनबी को घर ले आई, फिर अपने कमरे में बंद हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोज़ा ने उसे दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने और जोर से पकड़ लिया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके सीने में कुछ भारी सा बैठ गया है, जैसे वो कहीं की नहीं है, घर की भी नहीं। उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे अंदर से खाली होती जा रही है। उसकी सांसें गड़बड़ हो गई और उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, गुस्से और उलझन के बीच फंसी हुई। जैन और करीब झुककर बोला कि क्या वो दूसरी जगह जाकर एक और राउंड करना चाहती है। रोज़ा ने गुस्से से उसे पागल कहा, लेकिन जैन हंसता रहा और बोला कि उसका नया स्टेपडैड एक दिन पछताएगा। शायद उसे ये भी पता नहीं कि उसकी स्टेप डॉटर कितनी खूबसूरत है। वो बोला, बात करना बंद करो और बस चलो। रोज़ा वहीं जम गई। उसकी इच्छा के खिलाफ यान वू का चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया। वही एक्सप्रेशनलेस शांति, वही चुप इरिटेशन। उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। वो धीरे से बोली, अगर जॉन को यही चाहिए तो ठीक है।
रात का सीन बदल गया। एक प्राइवेट डाइनिंग हॉल में सेरोयान यानवू के सामने बैठी थीं। माहौल शांत था, जैसे कोई छोटा सेरेमनी चल रहा हो। सिरियान ने हल्की मुस्कान के साथ उसके सामने एक छोटा बॉक्स सरकाया। यानवू ने नीचे देखा, उसमें एक रिंग थी। जब उसने रिंग पहनी तो सिरियान बोली कि ये सरप्राइज है, उन दोनों की मैचिंग रिंग है। उसने पूछा कि उसे पसंद आई या नहीं। यानवू ने कुछ देर देखा और बोला कि उसे ऐसी चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो समझ सकता है कि ये सुंदर है। उसने पूछा कि क्या वो सच में इसे ले सकता है। सिरियान हंसकर बोली कि अगर वो दे रही है तो उसे लेना ही होगा। फिर उसने कहा कि शायद साइज गलत हो गया हो, बुक एक्सचेंज कर दे। यानवू ने कहा कि बाद में कर लेंगे, अभी वो इसे इंडेक्स फिंगर में पहन लेगा। सिरियान ने कहा कि प्लान तो ये था कि वो दोनों रिंग्स को रोज़ा के सामने एक्सचेंज करेंगे, लेकिन लगभग 1 महीना हो गया साथ में रहते हुए भी रोज़ा ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोली कि पता नहीं रोज़ा उसे इतनी डिसलाइक क्यों करती है। उसने ये भी कहा कि रोज़ा एक ड्रिंकिंग पार्टी में गई है जहां वो रेयरली जाती है। वो बोली कि उसे समझ नहीं आता कि रोज़ा उसे इतना डिसलाइक क्यों करती है। यानवू ने शांत होकर कहा कि वो चिंता ना करे, वो और कोशिश करेगा क्योंकि वो सच में रोज़ा से क्लोज होना चाहता है। सीन रोजा की तरफ शिफ्ट होता है। जेएन शावर ले रहा था। रोजा ने उससे पूछा कि पिछली बार जिस बार में वो गए थे, क्या वो उसके फादर का ही था। जैन ने कहा कि नाम किसी और का है, लेकिन असल में उसके डैड ही उसे क्लाइंट्स एंटरटेन करने के लिए चलाते हैं। रोजा उसके पास आई और बोली कि वो उसकी एक बात माने। वो चाहती है कि जैन पता लगाए कि क्या यानवू वही यानवू है जो उनके घर में रहता है, और अगर हाँ तो वो वहां काम करने कैसे आया और उसकी माँ से उसकी मुलाकात कैसे हुई। सीन वापस सिरियान की ओर जाता है। वो यानवू से कहती है कि उसे उसकी नहीं बल्कि रोजा की चिंता है। अगले दिन घर पर सर यान एक वर्कर से बात कर रही थीं, पूछ रही थीं कि प्लांट्स को बाहर ले जाना ठीक रहेगा या नहीं। गार्डनर ने कहा कि ठीक होगा क्योंकि इस साल स्प्रिंग ज्यादा गर्म थी। यानबू ने कुछ अरेंजमेंट के बारे में पूछा, लेकिन सरयान जवाब देती उससे पहले ही वो आगे झुका और उसे किस कर लिया। सेरियन ने समझाया कि स्प्रिंग शुरू हो गई है, इसलिए वो बॉन्जाई जो अभी तक अंदर रखे थे अब गार्डन में शिफ्ट कर रहे हैं। यानबू ने पास रखे एक पॉट को देखा। उसे लगा कि वो नकली है, लेकिन वो असली था। सेरियन मुस्कुराई और बोली कि ये ब्लैक पाइन है जो उसने अपनी बेटी रोजा के जन्म के साल खुद लगाया था। दोनों एक ही उम्र के थे। रोजा ने सख्ती से कहा कि अगर प्लांट में जरा भी गिरावट दिखे तो केयरटेकर बदल दिया जाएगा, और अभी तक वो 6 केयरटेकर्स बदल चुकी है। गार्डनर ने सिर झुकाकर वादा किया कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखेगी। यानबू ने हल्के से रोजा के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि उसे सच में बहुत प्यार मिलता है। उसका हाथ महसूस होते ही रोजा का चेहरा सख्त हो गया और वो बुदबुदाई कि लगता है उसकी माँ को अब उस प्लांट की ज्यादा चिंता है, उसकी नहीं। सरयन ने हल्के मजाक में कहा कि कम से कम प्लांट नरम है, 22 साल में उसने कभी परेशानी नहीं दी। रोजा हल्का सा हंसी और बोली कि माँ उसे लेकर ज्यादा टेंशन ना करे, वो भी हमेशा उसे ऑब्जर्व करती रहती है। तभी रोजा का फोन बजा। उसने बताया कि टैक्सी आ गई है और वो निकल रही है। सरयन ने पूछा कि क्या आज क्लासेस शुरू हैं और कहा कि वो भी काम पर जा रही है तो दोनों साथ चल सकते हैं। रोजा ने मान लिया और दोनों निकल गए। गार्डनर ने भी कहा कि वो अपने काम पर लौटेगी। यानवू ने पीछे से पूछा कि क्या उसे पॉट्स उठाने में मदद चाहिए। गार्डनर ने पोलाइटली मना किया कि ये उसका काम है। यानवू ने पूछा कि क्या वो पूरा गार्डन अकेली संभालती है। उसने बताया कि वो मेन बिल्डिंग संभालती है, जबकि एनेक्स के लिए अलग स्टाफ है। यानवू ने कहा कि अगर वो फ्री हो तो वो सिंपल कामों में मदद कर देगा, उसके पास बहुत समय है। गार्डनर थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। दूर खड़ी रोजा उन्हें देखते हुए बुदबुदाई कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है, उसके करीब आने के लिए। कॉलेज में टीचर ने क्लास से कहा कि उसे पता है कि सब ग्रुप प्रोजेक्ट पसंद नहीं करते, लेकिन बिजनेस स्टडी और टीम वर्क एक दूसरे से जुड़े हैं। उसने कहा कि फ्यूचर में भी उन्हें ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जिन्हें वो पसंद नहीं करते, इसलिए आज जो भी एक दूसरे के पास बैठे हैं वही दोनों पार्टनर्स होंगे। रोजा ने बगल में देखा, वहां जियान बैठा था। बाद में बेंच पर बैठकर रोजा ने कहा कि उसने पेयर अप विद द पर्सन नेक्स्ट टू यू वाली लाइन एलिमेंट्री स्कूल के बाद कभी नहीं सुनी थी। वो बोली कि उसे पहले से ही थकान लग रही है और वो थोड़ा आराम चाहती है। जियान ने स्मक करते हुए कहा कि उसे असाइनमेंट पढ़ लेना चाहिए, प्रोफेसर उसका काम अप्रूव कर देगा। थोड़ी देर बाद जियान ने कहा कि यानवू के बारे में पता लगाना आसान है, लेकिन सवाल यह है कि पता लगा के वो करेंगे क्या। उसने कहा कि चाहे यानवू ने सांस बेची हो या बॉडी, सेरॉन को सब पता ही होगा जब उसने उसे घर में लाकर रखा।
रोजा ने मुंह बनाया और बोली कि किसी नापसंद इंसान के बारे में थोड़ा और जान लेना गलत नहीं है। जियान पीछे झुककर बोला कि अगर उसे यानवू इतना ही बुरा लगता है तो घर से मूव आउट कर ले, माँ से कह दे कि कैंपस दूर है तो उसे अकेले रहना चाहिए। वो बोला कि वो खुद अपने भाई को साल में बस 2 बार देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। उसका कहना था कि नापसंद लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे दूर रहना। रोजा चुप बैठ गई। जियान थोड़ा झुककर बोला कि क्या वो भी यही चाहती है, खुद भी दूर रहना। रोजा ने सिरौन के बारे में सोचते हुए कहा कि उसकी माँ 48 की है और अगर चाहे तो प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल नहीं है। जियान ने कहा कि सही है, लेकिन रोजा ने पूछा कि क्या वो चाहता है कि वो उन दोनों को अकेला छोड़ दे जब ऐसी स्थितियां हो सकती हों। जियान ने कहा कि वो ज्यादा सोच रही है, उसे नहीं लगता कि उसकी माँ दूसरा बच्चा प्लान कर रही है। रोजा बोली कि शायद उसकी माँ नहीं, लेकिन यानवू, क्या पता वो फैमिली में घुसकर परमानेंटली सेटल होने का प्लान बना रहा हो। वो बोली कि जान जैसा आदमी जिसका अपने पिता से रिश्ता टूटा हुआ है, वो ये बातें नहीं समझेगा। जान ने कहा कि ये बातें सुनकर कर्सेस जैसी लग रही हैं। रोजा ने कहा कि डिप्राइव्ड और अनस्टेबल इंसान क्या गलत काम कर सकता है कोई नहीं जानता, इसीलिए उसे यानवू की पिछली लाइफ के बारे में सब जानना होगा। जियान ने कहा कि सीधा अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेती कि कहीं वो लोग दूसरा बच्चा तो नहीं प्लान कर रहे। रोजा ने उसे हैरानी से देखा। फिर जान हंसकर कहने लगा कि चाहो तो ये भी पूछ लेना कि वो लोग कॉन्डम्स यूज कर रहे हैं या नहीं। बाद में रोजा अपनी माँ के कमरे में गई। उसे लगा घर में कोई नहीं है। पिछले साल तक वो कभी कभी अपनी माँ के बिस्तर पर सो जाती थी। दोनों दिन भर की छोटी मोटी बातें करते हुए सो जाती थी। अब वो सोचती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उस बेड में जिसमें अब किसी अजनबी की स्मेल बस गई है। माँ और उस आदमी के बारे में सोचकर उसे गुस्सा आने लगा। वो ड्रॉअर के पास गई और एक बॉक्स खोला, सोचते हुए कि कम से कम वो लोग प्रोटेक्शन तो यूज करते होंगे। अगर उसने कपल रिंग देखकर ही गलत सोच लिया होता तो वो बेकार ही परेशान रहती। लेकिन अब जब उसने बॉक्स देखकर कंफर्म कर लिया, उसे असली घिन महसूस हुई। उसके दिमाग में एक इमेज आई, यानी वो कॉन्डम निकाल रहा है, पहन रहा है और माँ के साथ सो रहा है। उसने अपनी माँ को मौन करते हुए इमेजिन किया, जबकि यान वो मजे से सब कर रहा है। रोजा चीखी और बॉक्स को वापस ड्रॉ में फेंक दिया। वो उठी, अपना सिर पकड़ा और गुस्से में बेड को किक किया। वो कांप रही थी। सीन फिर गार्डन में शिफ्ट हुआ। गार्डनर ने यानवू को पिछले कुछ दिनों की मदद के लिए थैंक्स कहा। यानवू ने कहा कि उसने तो पहले ही बोला था कि वो फन के लिए कर रहा है। उसने पेड़ पर एक छोटे फ्रूट की तरफ देखा और पूछा कि ये टैंजरीन है, ये तो बहुत छोटा लग रहा है। गार्डनर ने हंसकर कहा कि नहीं नहीं, ये कमक्वाट है, बिल्कुल अलग फ्रूट। उसने यानवू को ट्राई करने के लिए एक दिया। यानवू ने हाथ बढ़ाकर लिया और खा लिया। वो बोला ये बहुत सावर है। गार्डनर शर्म से लाल हो गई। परेशान होकर उसने वाटर होस खींचा और यानवू पूरा भीग गया। वो घबरा गई और बार बार माफी मांगने लगी। यानवू हंसते हुए बोला कि कोई बात नहीं, ठंडा और अच्छा लगा। गार्डनर शर्म से लाल हो गई। उसे अपने साथियों की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि घर में एक मेल गेस्ट है, लेडी रोजा की उम्र का। वो सोचती थी कि शायद चेयरमैन का कोई रिलेटिव है या यंग लेडी का कोई जानकार, लेकिन वर्कर ने कहा था कि वो लड़का दरअसल चेयरमैन का लवर है। गार्डनर ये सुनकर शॉक में रह गई थी। दूसरे वर्कर ने कहा कि रोजा भी हैरान थी। उसे लग रहा था जैसे ये मामला किसी सस्ती ड्रामा स्टोरी से निकल कर आया हो। वे लोग सोच रहे थे कि चेयरमैन आखिर कैसे अपने बेटे जितने कम उम्र के लड़के के साथ जुड़ सकती है। उनमें से एक ने बताया कि उसने उस लड़के को देखा है, लंबा, अच्छा दिखने वाला, और बोला कि उसे तो सेलिब्रिटी बन जाना चाहिए था, किसी के खिलौने जैसा बनने से बेहतर। दूसरे ने ताना मारा कि वो लड़का इजी लाइफ के पीछे भाग रहा होगा। उसे उन्होंने गिगोलो कहा। एक और ने कड़वाहट से कहा कि उसका अपना बेटा आर्मी में है, बर्फ साफ करता है और बहुत कम कमाई मिलती है। फिर किसी ने जोड़कर कहा कि वो लड़का उसके बेटे की उम्र का ही लगता है, और मजाक में बोला कि जब उसका बेटा घर वापस आए तो वो उस लड़के पर नजर रखे, क्योंकि आजकल अच्छे दिखने वाले लड़के जल्दी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। गार्डनर ने उनकी गॉसिप में टोकते हुए पूछा कि आखिर चेयरमैन क्यों किसी ऐसे लड़के को चुनेगी। बाकी सबने उसे हैरानी से देखा। उनमें से एक ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। अब जब गार्डनर यानवू के सामने खड़ी थी तो उसे उनकी बात सच लग रही थी। कोई भी उसे देखकर समझ सकता था। उसमें कैसी नेचुरल चार्म थी, उसका व्यवहार शांत था और उसकी हर मूव में नरमी थी। उसकी आंखें इतनी गर्मजोशी से भरी थी कि बिना कोशिश किए कोई भी उसके लिए सॉफ्ट हो सकता था। ऐसा महसूस होता था कि उसका चार्म उसके अंदर बहुत गहराई से बसा हुआ है, जो किसी को भी परेशान कर सकता है, अच्छा या बुरा दोनों तरह का असर डाल सकता है। इन्हें देखते हुए रोजा पास खड़ी थी और उसका पेट मरोड़ खा रहा था। उसे गुस्सा और घिन दोनों महसूस हो रहे थे। कुछ दिन बाद रोजा किचन में आई। यानवू ने उसे देखते ही पूछा कि उसने ठीक से खाना खाया या नहीं, और ऑफर किया कि वो प्लेट उसे दे दे, वो बर्तन धो देगा। उसने नैनी को भी कहा कि वो आज जल्दी चली जाए। रोजा ने प्लेट जोर से डेस्क पर रखी और बाहर चली गई। नैनी हैरान रह गई कि रोजा अपना खाना अपने रूम में लेकर गई थी। वो आमतौर पर ऐसा नहीं करती थी। यानवू ने पूछा कि रोजा वैसे कैसी होती है। नानी रुक गई, समझ नहीं पा रही थी कैसे बताए।
फिर उसने कहा कि रोजा एक काम और मैच्योर लड़की है जो कभी गुस्सा नहीं करती और ना ही आवाज उठाती है। यानवू ने कहा कि उसे तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो उस पर गुस्सा है। ये सुनकर नानी थोड़ा चौंकी। उसने कहा कि शायद उनकी क्लोजनेस नहीं बनी है अभी, यंग लेडी नए लोगों से शाय रहती है, इसलिए उसने यानवू से कहा कि वो इससे दिल पर ना ले। यानवू ने कहा कि उससे इससे बुरा नहीं लगा, बस ख्याल आ गया था। कुछ देर बाद सीरियन घर आई फोन पर बात करते हुए। वो कह रही थी कि इस बार इवेंट उसकी विला में होगा, पिछले वाले जैसा, लेकिन इस बार और बड़ा होगा। उसने कहा कि असेंबलीमैन यूंग उसका साथ देगा। उसने अपना बैग यानवू को दिया और कपड़े बदलते हुए प्रेसिडेंट सीयू को बुलाया कि मर्चेंडाइज की तैयारी करे। उसने कहा कि अगर वो इवेंट में आने वाला है तो पहले से बता दे। कॉल खत्म करके उसने थकान की सांस ली और कहा कि उससे नहाना चाहिए। यानवू ने पूछा कि कॉल किस बारे में है। सीरियन ने कहा कि वो जल्दी ही कुछ गेस्ट्स को बुलाने वाली है। यानवू ने पूछा वजह, तो सीरियन ने उल्टा उससे पूछा कि वो इतना क्यूरियस क्यों है। यानवू ने कहा कि उसे लग रहा था कि वो और ज्यादा बिजी होने वाली है, जबकि वो पहले से ही अकेलापन महसूस कर रहा है। सीरियन ने उसे छेड़ा कि क्या वो कंप्लेन कर रहा है। यानवू हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आया और बोला कि अगर वो कहे कि वो कंप्लेन कर रहा है तो क्या वो उसे कंफर्ट करेगी। उसने उसे किस किया, उसके हाथ उसकी शर्ट के अंदर गए और उसने उसका ब्रा खोल दिया और उसके होंठ उसकी स्किन को छूते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े। सीरियन ने धीमी आवाज में कहा कि अच्छा लग रहा है, उसे आगे जारी रखने को कहा, आधी मुस्कान के साथ उसे देखती हुई। अचानक उसने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आवाज नरम थी लेकिन अजीब। उसने कहा कि आज वो बहुत सुंदर लग रहा था। उसने पूछा कि वो इतनी सुंदरता क्यों रखता है। यानवू थोड़ा कांप गया। उसने पूछा कि क्या वो सचमुच ऐसा सोचती है। सीरियन की मुस्कान तेज हो गई और उसने उसके सेंसिटिव जगह पर चोट कर दी। दर्द से वो करहा उठा। उसने उसका हाथ पकड़ के दबा दिया। यानवू सांस लेने में संघर्ष कर रहा था। वो पीछे हटकर खांसने लगा और सीरियन हल्की हंसी हंसते हुए उसे बेबी कहकर ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठ गई। उसने पूछा कि उसका दिन कैसा था। यानवू ने कहा कि उसने बस दिन काटा है। सीरियन ने कहा कि वो देर से आई है तो रोजा के साथ खाना खाया होगा, क्या ऑकवर्ड रहा। यानवू ने कहा कि नहीं, उन्होंने साथ नहीं खाया, रोजा अलग से बाहर जाके खाई थी। सीन बदलकर शॉप में चला गया। रोजा ने कहा कि वे उसके बिना भी शॉपिंग कर सकती थी। सीरियन ने कहा कि एक इवेंट आने वाला है तो इसे उसी इवेंट की शॉपिंग समझ लो। उसने कहा कि ड्रेस अच्छा लग रहा है, लेकिन रोजा को अजीब लग रहा था। अपनी माँ और अपनी माँ के इतने छोटे बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग करना उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। शॉपकीपर ने सीरियन की बॉडी की तारीफ की और कहा कि उनकी न्यू क्लोथिंग लाइन एलिगेंट लुक पर फोकस करती है। उसने कहा कि सीरियन उस आउटफिट में प्रिंसेस जैसी लगेंगी। सीरियन ने यानवू की तरफ देखा। यानवू मुस्कुराकर बोला कि हाँ, वो सचमुच प्रिंसेस जैसी लगेंगी। रोजा ने दांत भींच लिए। उसे मारने का मन कर रहा था। उसी समय सीरियन को फोन आया और उसने हल्की गाली दी। बोली कि ऑफिस में कोई इशू आ गया है। रोजा ने पूछा कि क्या वो शॉपिंग खत्म करके जाएगी। सीरियन ने कहा नहीं, अभी तक सिर्फ रोजा के कपड़े लिए गए हैं। स्टोर खाली करवाया गया था सिर्फ उनके लिए, इसलिए बिना कुछ खरीदे जाना ठीक नहीं होगा। उसने कहा कि वे लोग शॉपिंग खत्म करके घर आ जाए। जाने से पहले उसने रोजा से कहा कि वो यानवू के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े चुन ले। रोजा एक पल के लिए रुक गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके माँ ने ये कहा। अपने माँ के बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े चुनना उसे अजीब लग रहा था, लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी। रोजा ने अपनी माँ के टेस्ट के बारे में सोचा। उसे पता था कि उसकी माँ की पसंद सिर्फ टेस्ट नहीं थी, वो उसे अच्छी तरह जानती थी। लेकिन रोजा को लगने लगा कि क्या उसकी माँ वास्तव में उसे जानती भी है। उसकी यादें वापस आईं जब उसकी माँ ने उसे एक टॉय दिया था, प्यारे तरीके से गिफ्ट रैप करके, जिससे उसे छोटी सी खुशी मिली थी। इसी बीच यानवू पास में अलग अलग आउटफिट्स ट्राई कर रहा था, अपने ग्लासेस ठीक करते हुए। रोजा उसे देख रही थी, नाखून चबाते हुए। अटेंडेंट एक टाई ठीक कर रही थी। इस टाई को देखकर रोजा को एक डार्क मेमोरी याद आई। बिल्कुल ऐसी ही टाई से उसका टेडी बेयर कभी गला घोंटकर फेंका गया था। यानवू को इतने अच्छे कपड़ों में देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सीन बदलकर एक पब में चला गया। वहां पर एक चेयरफुल लड़की ने एक आदमी को देखकर पूछा कि क्या वो नया है और अभी शुरुआत की है। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। लड़की ने उसे क्यूट कहा और बोला कि वो आज के लिए उसे ही चुनेगी। एक और आदमी ने मजाक में कहा कि क्या वो उसे छोड़ रही है सिर्फ इसलिए कि नया लड़का आ गया है। रिसेप्शन पर एक औरत मॉनिटर देख रही थी जब जीन अंदर आया और नूना को बुलाया। वो चौंक गई और पूछा कि उसके साथ आया हुआ यंग लड़का कौन है। उसने पूछा कि वो नीचे क्यों आया है। उसने कहा कि क्या उनका यंगेस्ट जेंटलमैन मिलने आया है। उसने पूछा कि वो क्यों आया और बोला कि वो उसके लिए कुछ प्रिटी लड़कियां बुला देगी। जेन ने जल्दी से कहा कि उसके पिता उसे मारेंगे अगर वो ज्यादा देर रुका, वे बस ड्रिंक और हेलो कहने आए हैं।
औरतें हंसने लगी और जेन से पूछा कि क्या वो किसी हैंडसम लड़के को जानता है जिसके पास पैसे ना हो ताकि वो उसे लेकर आए। उन्होंने कहा कि वो उसे गुडारली रेट देंगी, बस बात करने के लिए, टच भी नहीं करना पड़ेगा। यान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके दोस्तों में वो सबसे हैंडसम है, बस उसकी ये कमी है कि उसके पास पैसे हैं। लड़की ने उसे टोन ठीक रखने को कहा, लेकिन उसे उसकी बातें मजेदार लगी। येन ने चारों तरफ देखा और कहा कि यहाँ काम करने वाले सारे लड़के अजीब तरह से हैंडसम हैं। उसने फिर कहा कि हर एक इतना अच्छा कैसे दिखता है। लड़की ने कहा कि यहाँ के सबसे अच्छे दिखने वाले लड़के ने अपना कर्जा चुका दिया और गायब हो गया है। जेन ने आईब्रो उठाई और पूछा कि ऐसा काम करते हुए कोई इतना पैसा कैसे चुका सकता है। लड़की ने कहा कि एक वीआईपी क्लाइंट ने उसे एक्सक्लूसिव रखा था पूरे 2 महीने और पैसा नी से आया होगा। उसने कहा कि यान वो इतने कम 6 महीने में इतना नहीं कमा सकता था, क्योंकि वीआईपी क्लाइंट्स को डायरेक्टर संभालता है और किसी को पता नहीं कि वो किस औरत के साथ गया था। उसने गुस्से में कहा कि अगर वो आदमी उसे फिर कभी दिख गया तो वो उसे मार देगी। जियन को ये सुनकर डर लग गया। उसने रोजा को आवाज दी, याद दिलाया कि 5 बज चुके हैं और पूछा कि क्या वो निकल नहीं रही, और ये भी कहा कि अंदर जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। रोजा ने जवाब नहीं दिया तो उसने फिर कहा। इस बार रोजा ने गुस्से में उसे डांटा कि उससे बात मत करो। यैन ने शांत होकर कहा, वो तो बस उसके साथ खाना खाना चाहता था, बस इतना ही। तभी अचानक रोजा ने उसे डैड कह दिया। वहां मौजूद सब रुक गए। असिस्टेंट्स ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए कि क्या उन्होंने सही सुना या गलत, कि वो किसे डैड कह रही थी। रोजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भड़क गए। उसने पूछा कि क्या यैन उसे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। उसने पूछा कि क्या उसे लगता है वो ऐसे दिखाएगी कि कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा कि वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही है। यैन ने कुछ पल के लिए नजरें नीचे की, फिर ऊपर देखा और धीमे से कहा कि वो ऐसे बोलती है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बार बार वो उसे मौका देती रहती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रोजा ने ठंडी बिना एक्सप्रेशन वाली आंखों से उसकी ओर देखा। तभी असिस्टेंट सामान लेकर लौटी, लेकिन रोजा रुके बिना अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। उसके दिमाग में लगातार बातें घूम रही थी। यान यूंग का कीपर, गार्डनर और उसकी माँ के सामने बर्ताव। उसे अपना वो खिलौना याद आ गया जिसे वो बहुत पसंद करती थी और जिसे हर कोई खींचता तोड़ता था। फिर उसे याद आया कि कभी यूंग योंग ने उससे पूछा था कि स्टेरियन को कैसी लड़की पसंद है। वो पल उसे बहुत असहज लगा था। उसे याद आया कि वो उसके कितना पास खड़ा था, उसकी सांस उसकी स्किन छू रही थी और उसके अंदर अजीब सी हलचल हुई थी। उस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो और उसकी माँ एक ही टेस्ट के मर्द पसंद करती हैं। उसी समय उसका फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। जॉन के मैसेजेस थे। वो उसे उसके पुराने वर्ड्स याद दिला रहा था कि अगर वो टास्क पूरा कर लेगा तो वो उसकी विश पूरी करेगी। यैन अपने रूम में बैठा रोजा को बता रहा था कि यैन योंग से कांटेक्ट टूटने के बाद उसके मैनेजर तक को नहीं पता कि वो कहाँ गया। उसने पूछा कि उसे क्या लगता है। उसके हिसाब से तो शुरू से ही साफ था, लेकिन टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि उसे लगा कि वो आदमी शायद उसका यान योंग ही था। जब वो मोबाइल पर ड्रेसेस देख रहा था, उसे दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने सोचा कि रोजा क्यों नहीं जवाब दे रही। जहान ने कहा कि जो भी उसे पता था सब बता दिया। अब वो खुद भी क्यूरियस हो गया उस आदमी के बारे में। फिर खुद ही बोला कि वो आदमी तो बस 2 साल बड़ा था। हंसते हुए बोला शायद उसे बड़ा भाई कहना चाहिए। उसने कहा कि उसने कभी नहीं देखा कि रोजा किसी के बारे में इतना सोच रही हो। तभी दूसरी तरफ से अचानक तेज आवाज आई। जहान ने भौएं चढ़ाई और बार बार उसका नाम लेकर पूछा कि क्या हुआ। उधर रोजा के कमरे में फोन मिरर से टकराकर टूट गया था। रोजा खड़ी थी। उसके दिमाग में एक तेज रफ्तार कार का सीन आया। कार की टक्कर, क्रैश की आवाज और अचानक दर्द। उसने कहा कि उसे पहले भी कार ने टक्कर मारी थी। जॉन को उसका हाई स्कूल वाला एक्सीडेंट याद आया। उसने पूछा कि वो अभी ये बात क्यों कर रही है। रोजा बोली कि अभी भी वही फीलिंग हो रही है, जैसे उसे फिर से टक्कर लगी हो। उसने कहा यह दर्द था, लेकिन इसी ने उसे रियलिटी में वापस ला दिया। बाद में गार्डन में गार्डनर कमक्वाट इकट्ठा कर रहा था। उसे लगा ये छोटे ब्राइट फ्रूट सजावट के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन चेयरमैन और यंग लेडी कभी गार्डन का कुछ नहीं खाते, तो उसे हमेशा गिरा हुआ फल साफ करना पड़ता था। उसे लगता था इतने फ्रेश फ्रूट्स फेंकना भी खराब है। उसने सोचा कि आखिर ये सब तो उसका तो है नहीं, तो वो एक सैक लेने चली गई। गार्डन से गुजरते हुए उसने सोचा कि यानियों कितने दिन से आया क्यों नहीं। वो तो रोज आता था मदद करने और उससे बातें करने। उसे लगा कि शायद वो बाहर गया होगा, लेकिन वो बिना चेयरमैन के घर से निकलता नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो अंदर ही होगा और वो शैक की ओर बढ़ गई। अंदर कदम रखते ही वो रुक गई। यानह्योंग वहां काउच पर सो रहा था।
उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद से पूछा कि वो यहाँ क्यों सो रहा है। वो मान नहीं पा रही थी कि वो इतने करीब से कितना अच्छा दिखता है। उसके फेस के फीचर इतने सॉफ्ट और साफ थे कि कई फीमेल सेलिब्रिटीज से भी अच्छे। उसने उसे देखते हुए धीरे से कहा कि चेयरमैन तो बेवकूफ है, ऐसा आदमी घर में बंद करके रखा है। उसने कहा कि क्या बेकार बात है कि इतना खूबसूरत आदमी दुनिया से छुपाया हुआ है। फिर उसने सोचा कि शायद ऐसे बैकग्राउंड वाला लड़का ऐसे ही लाइफ में रहता है। उसने उसे काफी दिन देखा था, वो रूड नहीं था, न ही गलत आदतों वाला। अभी भी वो शांत और नरम लग रहा था। उसने सिर हल्का झुकाकर सोचा कि वो गार्डन रूम में ऐसे ही कैसे सो सकता है, जबकि उसे पता है कि सिर्फ वही यहाँ आती है। उसकी इनोसेंस, उसकी पोलाइटनेस और उसका व्यवहार उसे याद आया। वो खुद से बोली कि अगर कभी उसका मन उससे छूने को होता तो ये उसकी गलती नहीं थी। उसे पता था कि ये लड़का अच्छी तरह समझता है कि औरतें उसे देखकर क्या सोचती हैं। उसने सोचा कि कोई लड़की कैसी लाइफ जीती होगी अगर वो अपनी माँ की उम्र के आदमी को डेट करे, जबकि वो सिर्फ 24 का है। लेकिन वो मान नहीं पा रही थी कि वो कितना सुंदर है। उसने खुद से पूछा कि क्या वो अपनी पूरी लाइफ में कभी उससे ज्यादा अच्छा दिखने वाला लड़का देख पाएगी। उसका हाथ रुक रुक कर आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां यान की गाल पर लगी, उसे उसकी स्किन की गर्मी महसूस हुई। अचानक यान यूं गिला। उसने बिना चेतावनी उसकी फिंगर्स अपनी लिप्स के बीच पकड़ ली और हल्के से काट लिया। गार्डनर सख्त हो गई, उसकी सांस रुक गई। जब उसकी टंग उसकी स्किन को छुई, वो पीछे नहीं हटी। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने डर के फिर अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल दी। तभी बाहर से तेज आवाज आई। गार्डनर चौंक गई और उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद को कोसा कि वो क्या कर ली थी। वो मुड़ी और बाहर आई। वहां रोजा खड़ी थी। रोजा की आंखें ठंडी थीं, उसका चेहरा बिना किसी भाव के। उसने साधारण आवाज में पूछा कि गार्डनर आज बहुत मेहनत कर रही है क्या? गार्डनर ने डर डर के उसे नमस्ते किया। रोजा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन गार्डनर ने घबराकर उसका रास्ता रोक लिया। रोजा ने आईब्रो उठा के पूछा कि वो क्या कर रही है। गार्डनर ने जल्दी से कहा कि अगर रोजा को कुछ चाहिए तो वो खुद ले आए, क्योंकि अंदर धूल है और वो उसके लिए अनसेफ हो सकता है। रोजा की नजर सख्त हो गई। उसने जमीन से एक शवल उठाई और गार्डनर की तरफ दिखाते हुए कहा कि ये बाहर पड़ी मिली थी, क्या ये यहीं की है? गार्डनर ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और माफी मांगी कि उसने बस थोड़ी देर के लिए रखा था। रोजा ने कहा कि हाँ, उसे ये पसंद नहीं कि चीजें ऐसे यहाँ वहां पड़ी रहें। गार्डनर ने सिर झुका दिया और कहा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, रोजा के वर्ड्स ने उसे रोक दिया। रोजा ने पूछा कि चोरी चोरी खाना मजेदार होता है क्या? गार्डनर डर गए और बोले कि फ्रूट्स तो वैसे भी पड़े रहते हैं और थोड़े लेने से क्या फर्क। रोजा ने उसे कुछ पल देखा और फिर कहा कि हाँ ठीक है, अब जा सकती हो। गार्डनर जल्दी से निकल गई। रोजा अंदर गई और यान्युंग को सोता देखा। उसने उसे देखकर कहा कि उसकी माँ का लवर सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ एक गीगो है। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे पॉपा कह के मजाक किया, पूछते हुए कि वो इतना बुरा हाल कैसे बना सकता है। फिर सीन अतीत में गया। रोजा कार में बैठी थी, उसकी आंखें लाइफलेस थी। सूर्याम ने कहा कि बहुत देर हो रही है और उनकी डॉटर को कार से खो जाएगा। गार्ड ने चेयरमैन को बताया कि वे एस्टेट पहुंचने वाले हैं। सूर्यान ने रोजा से कहा कि वो जल्द पहुंचेंगे और उसकी माँ काम कर रही है तो वो इंतजार कर ले। रोजा ने चुपचाप कहा ठीक है। उसने विंडो से बाहर देखा। एक छोटा लड़का अकेले गेट के पास खेल रहा था। वर्तमान में वापस आते हुए रोजा यान की आवाज से चौंक गई। वो कॉलेज की हॉल में थे। जॉन उसका नाम लेकर फोन दिखा रहा था और शिकायत कर रहा था कि फोन बंद हो गया है। उसने पूछा कि वो इतनी गहरी सोच में क्या थी और उसने अपने डीएम क्यों नहीं देखे। फिर उसने उससे आग्रह किया कि वो कोई एक पोशाक चुन ले, क्योंकि वही उसे पहनने वाली थी। उसने समझाया कि उसने कल ही एक कठिन सिंगल टूर्नामेंट खत्म किया था और ये उसके लिए अंतिम पसंद थी। रोजा ने उस पर एक किताब फेंकी ताकि जियान चिल्ला सके कि उसने वादा किया था कि वो उसकी इच्छा पूरी करेगी। रोजा ने कोई प्रभाव नहीं दिखाया और पूछा कि उसने कभी कहा था कि वो उसे इतनी शर्मनाक चीज देगी। उनकी झड़प पर शिक्षक का ध्यान गया, जिन्होंने चिल्लाकर कहा कि शांत हो जाओ, क्लास खत्म हो चुकी है और अब शोर मचना बंद करो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे पास लड़ाई करने का इतना समय है तो मेरे साथ आकर मदद करो। उसे कल के सेमिनार के लिए सामान व्यवस्थित करने में मदद चाहिए थी। बाद में स्टोरेज रूम के अंदर जियान ने चारों ओर देखते हुए कराते हुए पूछा कि इतनी सारी चीजें यहाँ क्यों हैं। उसने कहा कि शिक्षक ने बताया था कि इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। उसने बड़बड़ाया कि अगर रोजा अनावश्यक चीजें ढूंढने की कोशिश नहीं करती तो वे जल्दी खत्म हो जाते। रोजा ने तुरंत ये इनकार कर दिया, लेकिन जियान ने जोर देकर कहा कि वो ही तो सारा काम कर रहा है, चुनना, खरीदना और यहाँ तक कि उसे तैयार करना। उसने तीखे स्वर में उसे कहा कि कान में दर्द देना बंद करो। बाहर से अचानक रोजा ने कहा कि जिस तरह की इच्छा वो सोच रही थी वो कुछ खास कार्यक्रम के टिकट जैसी चीज थी।
जियान ने मुस्कुराते हुए छींटाकशी की कि असल में वो चाहता है कि वो अपनी शरीर से उसे आमंत्रित करे। रोजा ने घराते हुए गाली दी कि उसकी बात उसे मार रही है और कहा कि वो पानी लेकर आए ताकि वो अपने कान धो सके। तभी यान ने अचानक उसे पास खींचा, अपने हाथों में बांध लिया और अपने होंठ उसके कान पर लगाया। रोजा चौंकी और पूछा कि वो क्या कर रहा है। जियान मुस्कुराया और कहा कि वो उसके कान धो रहा है और फिर शरारती अंदाज में उसके कान को चाटने लगा, जिससे वो हिल गई। उसने सांस रोकते हुए फिर गाली दी। जब उसने हल्का सा उसके कान काटा, उसका गर्म सांस उसकी शरीर के संपर्क में था। उसने फुसफुसाया कि उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है जब वो रोती है कि सिर्फ उसे सुनते ही वो अपना नियंत्रण खो देता है। रोजा ने उसे रोकने की कोशिश की, याद दिलाते हुए कि अभी स्कूल में है और कुछ जोखिम भरा नहीं करना चाहिए। लेकिन जियान ने एक छोटी चाबी उठाई, कहते हुए कि प्रोफेसर ने उन्हें दी थी ताकि वे काम खत्म होने पर ताला लगा सकें। जियान ने महसूस किया कि उसने पहले ही सोच लिया था। ऐसे पलों में वो जानता था कि उसे मनाने का एक आसान तरीका था, उसका आत्मविश्वास और समय। जियान ने फुसफुसाया कि उन्होंने कभी ऐसा किसी जगह नहीं किया और पूछा कि क्या उसे ये रोमांचक नहीं लगता। उसने कहा कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए उन्हें करना और मजेदार बनाता है। थोड़ी देर में रोजा खुद को मेज पर पाती है, उसकी गति में बहते हुए। जियान ने सोचा कि जिनके पास जीवन में सब कुछ है, उनके लिए केवल इस कमी थी कि उन्हें मजा चाहिए। उसने धीरे से उसकी प्रशंसा की, कहा कि उसकी त्वचा उसके स्पर्श में कितनी मुलायम और गर्म महसूस होती है, और उसे ये भी पसंद आया कि उसका शरीर कितना मजबूत है जब वो उसे पास पकड़ता है। वो उसके मांसपेशियों के कांपने को दूसरों से ज्यादा स्पष्ट महसूस कर सकता था। रोजा शर्माते और परेशान नहीं करो अब, और इतना मत बोलो। जियान हंसता हुआ कहा कि अगर उसके बारे में कुछ उसे आकर्षित करता है तो कुछ जवाब दे। रोजा ने हिचकिचाते हुए मौन में स्वीकार किया कि उसके शरीर के कुछ हिस्से उसे आकर्षित करते हैं, लेकिन वो इसे जोर से नहीं कहना चाहती। जब उसने जवाब नहीं दिया तो हियोन ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, कहकर कि वो उसने उसके सामने कई बार कपड़े उतारे हैं। शर्म छिपाते हुए रोजा ने अंततः फुसफुसाया कि उसका अंग बहुत बड़ा है। लेकिन यान ने हंसते हुए पूछा कि क्या यही एकमात्र चीज थी जो उसने पुरुषों में देखी। रोजा ने आंखें घुमाई और कहा कि कोई भी बता सकता है कि वह व्यायाम करता है। क्या यह स्पष्ट नहीं था, और वो और क्या चाहता था कि वो कहे। जियान ने हंसते हुए उसे पास पकड़कर कहा कि वो अपना हाथ दे। जब उसने दिया तो उसने अपनी पीठ पर रखा, कहते हुए कि अपने साथी की शरीर की सराहना करे और उसके प्रयास का सम्मान निभाए। उसने झुककर उसे गहराई से चूमा, उसके शब्द उसके सांस में घुल गए। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। कमरे में तनाव बढ़ गया, उनकी गति धीमी लेकिन निश्चित थी। लेकिन जैसे ही रोजा ने अपनी आंखें बंद की, एक और छवि उसके मन में चमकी। यान वू का चेहरा, जिसे उसने पहले थप्पड़ मारा था। उसकी सांस अटक गई और उसके सीने में एक अजीब असहजता फैल गई। जियान ने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज खरी थी जब वो अपनी अंतर चिंतन से अनजान थी। वो धीरे से चिल्लाई जब उसने उसे पकड़ लिया। उसके गाल लाल हो गए थे। जब यान ने पूछा कि रोजा क्या कर रही है और क्या वो उसे मारने की योजना बना रही है, वो उस पर चढ़ गई और पूछा कि वो उसके गाल पर एक बार थप्पड़ मार सकती है ताकि वो भी स्तब्ध हो जाए। जियान चौंकता असहज था कि पूछने लगा कि कुछ परेशान कर रहा है, या सुझाव दिया कि बात कर ले। लेकिन रोजा ने कहा कि उसे कोई समस्या नहीं है, वो केवल एक बार मारना चाहती है। जियान हैरान रह गया, सोचते हुए कि यह उसके लिए असामान्य है। वो ऐसी बात कभी नहीं करती थी, वो हमेशा से ऐसी थी, हमारी पहली रात से। उस रात यान ने उसे पूछा था कि क्या ये वाकई ठीक है, और रोजा चुपचाप सोच रही थी कि क्या यही इम्प्रिंटिंग का अनुभव होता है। मिडिल स्कूल से किसी के साथ सोना गौन के लिए अजीब था, फिर भी उसने सोचा कि वे धीरे धीरे एक दूसरे को जान सकते हैं। जियान ने हिचकिचाते हुए सोचा कि क्या उन्हें डेटिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन रोजा ने बीच में ही कहा कि ये अपेक्षा से ज्यादा मजेदार था और अगर समय सही रहा तो वे फिर से ऐसा करें। फिर भी उनका रिश्ता किसी तरह 2 वर्ष तक जारी रहा, लेकिन जब बात रोजा की आती तो उसे अक्सर उसे समझाने में मुश्किल होती। वो हमेशा अंतरंगता को हल्के फुल्के अंदाज में लेती, जैसे ये सिर्फ मजा है और कुछ गंभीर नहीं। जियान ने सोचा कि उसमें जिज्ञासा की कमी थी। वो दूसरी ओर बहुत सारी चीजें आजमाना चाहता था। उसने सहज बंधन या अन्य तरह के रोल प्ले के विचार भी सुझाने के बारे में सोचा, लेकिन वो जानता था कि अगर वो ये बताएगा तो उसका हाथ उसके चेहरे पर लग जाएगा। हास्यास्पद रूप से यही प्रतिक्रिया उसके भी बकेट लिस्ट में थी और वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से वो थी जो उसके गाल पर थप्पड़ मारने की बात कर रही थी।
जियान ने सोचा कि चूंकि वो स्कूल में इसे करने पर जोर दे रहा था तो उसे भी वही करने की अनुमति होनी चाहिए। फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि रोजा अचानक ऐसा क्यों कर रही थी। उसने कौन सा मन बदल लिया था। बिना कुछ कहे रोजा ने अचानक जियान के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। तेज आवाज कमरे में गूंजी और उसकी सांस तेज हो गई। जियान का गाल चनका और वो पल भर के लिए जम गया। तभी कुछ सहपाठी ने दरवाजे पर आकर खटखटाया और पूछा कि दरवाजा क्यों बंद है, क्योंकि उन्हें स्पीकर बाहर निकालना था। जब रोजा ने जियान से पूछा कि उसका अंग बाहर फंसा है क्या, निकालने को कहा, वहीं बाहर किसी ने पूछा कि दरवाजा फंसा है क्या, जबकि किसी ने इसे खींचने की कोशिश करने का सुझाव दिया। एक आवाज ने कहा कि चाबी वहां नहीं है और शायद तीसरी मंजिल के सप्लाई रूम में होगी, इसलिए वो उसे ढूंढने गए। इसी बीच अंदर यान रोजा के साथ पल का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे पास पकड़ रखा था। उसके हाथ उसके सीने पर फिसल रहे थे और सिचढ़ा रहे थे ताकि वो उसका नाम कढ़ाते हुए कहे। बाद में जब उसने कैमरे में अपनी परछाई देखी, उसने धीरे से कहा कि आराम से रहे, चेतावनी देते हुए कि उसे खरोच सकती है। रोजा ने उसे याद दिलाई कि ये वो था जिसने कहा था कि वो उसे मार सकती है। जियाद हंसता हुआ बोला कि मैं सच में एक बार ऐसा करना चाहता था। फिर रोजा रुक गई, यानवू का फिर से याद करते हुए जिसे पहले उसने थप्पड़ मारा था। उसने धीरे से कहा कि ये उसके लिए अनुभव उतना संतोषजनक नहीं था जितना वो सोच रही थी। उसने कहा कि ये सही नहीं लग रहा था और अब से हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जियान विश्वास से पलके झपकाता रहा। इसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फिर भी अंदर से वो फिर से करना चाहता था, कहते हुए कि उसे पसंद है जब वो ऐसी ईमानदार होती है। जब जियान ने सुझाव दिया कि उसे अपने नाखून काटने चाहिए, रोजा ने कहा कि लंबे नाखून सुंदर दिखते हैं और पूछा कि क्या वो उसके लिए इसे सहन नहीं कर सकता। जियान हल्के से हंसा, कहते हुए कि उसे अचानक इतना खुश दिखने की ज़रूरत नहीं है। उस शाम बाद में रोजा घर लौटी थकी हुई। उसका शरीर दुख रहा था और वो केवल आराम करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, उसने लिविंग रूम में टेलीविजन की आवाज़ सुनी। उसने धीरे से आह भरी और देखा कि यानवू आराम से सोफे पर बैठा मूवी देख रहा है। उसका बैठना ऐसा था जैसे वो अपने घर जैसा महसूस करता हो। उसके लिविंग रूम में राजा की तरह आराम कर रहा था। जब वो पास आई, उसने एक चौंकाने वाली चीज़ देखी। यान वू की आंखें लाल थीं और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वो मूवी देखते हुए रो रहा था। रोजा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वो देख रही थी। किसी को इतनी साधारण और क्लीशेड रोमांस कहानी पर रोते देखना। वो कुछ पल चुप रही। तब यानवू ने उसकी मौजूदगी देखी। चौंककर उसने जल्दी से अपना चेहरा पहुंचा और पूछा कि वो कब आई और क्या वो अभी स्कूल से लौटी है। रोजा ने हाथों को मोड़कर पूछा कि वो क्यों रो रहा है। यानवू घबरा गया, जोर देकर कहा कि उसे सच में पता नहीं। उसने कहा कि वो बस देख रहा था और किसी तरह अनजाने में रो गया। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी जब वो हंसने की कोशिश कर रहा था। फिर विषय बदलते हुए उसने पूछा कि क्या उसने अभी तक खाना खाया और उसे कुछ बनाने की पेशकश की। कुछ पल के लिए उनके बीच चुप्पी छा गई। यानवू ने उसे छोटा सिर हिलाकर कहा कि वो अब अपने कमरे में जाएगा और अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बुला सकती है। वो उसके पास से गुजरने लगा, लेकिन रोजा ने अचानक उसे रोक दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी। उसने कहा कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया। यानवू अपने कदम बीच में जम गया, स्पष्ट रूप से उसकी बात से चौंक गया। थोड़ी देर बाद जब उसने रोजा को चावल परोस कर दिए तो संकोच से बोला कि उसे नहीं पता उसे खाना पसंद आएगा या नहीं, लेकिन उसने पूरी कोशिश की है। कुर्सी पर बैठी रोजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या खाना उसने खुद बनाया है। यानवू ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। रोजा ने खाना चखा और हैरान रह गई कि वो सच में अच्छा था। उसने फिर यानवू की तरफ देखा। वो बस उसे देखे जा रहा था, कुछ कहे बिना। रोजा ने शांत स्वर में पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। यानवू ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा कि क्या वो लॉन्ग टेल्ड टिट के बारे में जानती है। जब रोजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो यानवू हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि अगर उसे कुछ और खाने का मन हो तो बस बता दे, वो खुशी खुशी फिर से बना देगा। रोजा ने अपना फ़ोन निकाला और लॉन्ग टेल्ड टिट सर्च किया। स्क्रीन पर एक गोल मटोल बेहद प्यारा सा छोटा पक्षी दिखा। वो उलझन में पड़ गई। यानवू ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने स्वीकार किया कि जब रोजा ने फिर से उससे बात करनी शुरू की तो वो दिल से खुश हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देगी। उसे वो दिन याद आया जब वो साथ शॉपिंग करने गए थे और उसने उसे अनजाने में दुख पहुंचा दिया था। उसने कहा कि वो ठीक से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मौका कभी मिला ही नहीं। उसने शांत आवाज़ में कहा कि अब वो बता सकता है कि उस दिन उसका मतलब क्या था, लेकिन रोजा ने उसे सख्ती से रोक दिया। उसने पूछा कि वो इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। उसने याद दिलाया कि वो पहले ही साफ कर चुकी है कि उसे अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेप फादर की ज़रूरत नहीं है और वो जो भी करे उससे उसके एहसास नहीं बदलेंगे।
यानवू कुछ पल रुका, फिर धीमी लेकिन सच्ची आवाज में बोला, हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत न हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे एक परिवार चाहिए। उसके शब्दों के बाद लंबे समय तक सन्नाटा छा गया। रोजा उस गंभीरता को नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है और उसके असली परिवार का क्या हुआ। यानवू ने शांति से बताया कि उसका कभी कोई परिवार नहीं था। वो अनाथालय में बढ़ा हुआ, कई बार गोद लिया जाने वाला था, लेकिन हर बार बात बनते बनते टूट गई। जब वो 12 साल का था तो एक अमीर परिवार ने उसे अपनाया। उन्होंने अपने तरीके से उसकी परवाह की और वो उनका आभारी था। लेकिन बाद में उनका बिजनेस भारी कर्ज में डूब गया। आगे क्या हुआ वो खुद ही अंदाजा लगा सकती थी। वो लोग गुजर गए। वो उनके अंतिम संस्कार में अकेला खड़ा रो रहा था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने आगे कहा कि वो जानता है कि रोजा की माँ की तुलना में वो इस घर में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। वो युवा है, अनुभवहीन है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन उसने वादा किया कि जो कमी है वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा और इस घर में अपनी जगह ढूंढ लेगा। फिर उसने धीरे से रोजा की माँ का जिक्र किया और रोजा से सिर्फ एक मौका मांगा। रोजा की आंखें ठंडी हो गईं। उसके दिल में कोई नरमी नहीं थी। तभी सेरियॉन अंदर आई और यानवू और रोजा को साथ देखकर चौंक गई। यानवू ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और पूछा कि वो इतनी देर से क्यों आई। सेरियॉन ने बताया कि वो एक दोस्त के अंतिम संस्कार में गई थी। फिर उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी और हैरान हुई कि दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। उसने पूछा कि क्या खाना यानवू ने बनाया है और क्या रोजा ने सच में उससे कहा था। यानवू मुस्कुराया और बोला कि रोजा ने बस इतना कहा था कि उसे भूख लगी है। सेरियॉन ने प्यार से रोजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो खुशकिस्मत है कि उसका स्टेपफादर इतना अच्छा खाना बना लेता है। मजाक में बोली कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों के बीच तालमेल भी बनने लगेगा। सेरियॉन और यानवू ऊपर चले गए और रोजा शांत डाइनिंग रूम में अकेली रह गई। रोजा के विचार अंधकारमय हो गए। उसने कल्पना की कि अगर वो यानवू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दे तो कैसा लगेगा। उसे उसके शब्द याद आए कि उसे एक परिवार चाहिए। उसने सोचा अफसोस की बात है क्योंकि वो अब भी हर चीज से नफरत करती है। दृश्य बदलकर फ्लोरा निवास पर पहुंच गया, एक पारंपरिक घर जिसे उसकी माँ ने दादी के गुजरने के बाद फिर से बनवाया था। आमतौर पर वहां सिर्फ 2 लोग रहते थे, इसलिए घर का एक ही हिस्सा इस्तेमाल होता था। लेकिन ऐसे मौकों के लिए पीछे बगीचे के पास बना बड़ा एनेक्स खोला जाता था। एक नौकर आकर उसे सम्मान से बताया कि चेयरमैन 4 बजे एनेक्स में जाएंगी। रोजा ने शांति से सिर हिलाया और कहा कि वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी, क्योंकि उसके कमरे में अब कुछ बाकी नहीं था। वो एक शानदार ड्रेस में खड़ी थी। दूसरे कमरे में यानवू एक हार हाथ में लिए खड़ा था। सेरियॉन ने कहा कि जिस इवेंट का उसने पहले जिक्र किया था वो उसी रात है और वो आधी रात से पहले लौट आएगी। यानवू ने ध्यान से हार उसके गले में पहनाया। सेरियॉन ने महसूस किया कि वो कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। उसने पूछा कि क्या बात है। यानवू ने कहा कुछ नहीं, बस इस बात का अफसोस है कि वे फिर से साथ शाम नहीं बिता पाएंगे। सेरियॉन ने आह भरी और कहा कि काश वे दोनों साथ जा पाते, लेकिन ये सही समय नहीं है कि वो उसे सबके सामने पेश करे। ऐसा करने से रोजा और भी परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो अभी उससे सहज नहीं है। यानवू ने अदान किया कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, भले ही ये मुश्किल हो। सेरियॉन ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि शायद अब उसे एक बात साफ कर देनी चाहिए। उसने प्यार से उसके चेहरे को छुआ और कहा कि शायद उसकी शक्ल ही चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना रही है। हल्की मुस्कान के साथ बोली कि वो कुछ ज़्यादा ही जवान दिखता है। उसने सुझाव दिया कि अगर उसके बालों को बांध दिया जाए तो वो ज़्यादा मैच्योर लगेगा और लोग उसे अलग नज़र से देखेंगे। पार्टी में रोजा ने महसूस किया कि अप्रैल की शुरुआती शाम थी। हवा में ताज़ी घास और खिले फूलों की खुशबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम इस खास मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। उसने हवेली को देखा और सोचा कि जो भी मायने रखता है सब यहाँ मौजूद है। फ्लोरा बोर्ड के सदस्य, वरिष्ठ नेता, उसकी माँ के पुराने बिजनेस पार्टनर्स, मशहूर वकील, जाने माने सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि विदेशी मेहमान भी आए थे। एक डिग्नेटरी ने मुस्कुराते हुए उसे बुलाया और कहा कि रोजा एक खूबसूरत युवा महिला बन गई है। रोजा ने सम्मान से अभिवादन किया और उसे लायन कहकर संबोधित किया। लायन ने हंसते हुए कहा कि ब्रैंडन उस कोरियन लड़की के बारे में बात करना बंद ही नहीं करता जिससे वो मायामी में मिला था, और पूछा कि क्या उसे याद है। रोजा ने कहा कि बिल्कुल याद है और बताया कि बाद में उसे एहसास हुआ कि दोनों कजिन्स काफी मिलते जुलते हैं। उसने ब्रैंडन के बारे में पूछा। लायन ने बताया कि वो पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई कर रहा है और अफसोस जताया कि वो उसे इस खास मौके पर नहीं ला सका। रोजा ने मुस्कुराकर कहा कि वो शाम का आनंद ले। उसने मन ही मन सोचा कि यानवू शायद फिर से घर पर बंद है और यही बेहतर है। इतना बड़ा आयोजन उसके लिए नहीं है। तभी सुयॉन अचानक उसके पास आ गई
उसने गर्व भरे लहजे में रोज़ा की तारीफ की और कहा कि वो पूरे कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ मेहमानों का स्वागत कर रही है, एकदम नेचुरल होस्ट की तरह। सुयॉन ने मजाक में कहा कि वो चाहती तो रोज़ा को अभी से अपने बगल में खड़ा कर सकती थी, उसे बिजनेस में एक प्रॉपर पार्टनर की तरह ट्रीट करते हुए। रोज़ा ने कहा कि उसने तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। सुयॉन ने जवाब दिया कि उसने खुद 24 की उम्र में कंपनी ज्वाइन की थी और 34 में चेयरवुमन बन गई थी। रोज़ा ने कहा कि उसकी माँ एक स्पेशल केस है। एक ऑफिशियल भी बोला कि चेयरवुमन का राइज लेजेंडरी रहा है और तब से उनकी रेपुटेशन कभी फीकी नहीं पड़ी। रोज़ा ने चुपचाप महसूस किया कि बहुत समय बाद वो अपनी माँ से इतनी आराम से बात कर रही है। उस एक खास दिन के बाद से उसे हमेशा लगता रहा था कि उसकी जिंदगी पर कोई दाग लग गया है। फिर भी यान वू के बिना सब कुछ कम से कम जाना पहचाना लग रहा था, वैसा ही घर जैसा वो पहले जानती थी। उसे लगा कि उसके चले जाने के बाद और जब उसकी माँ की दिलचस्पी भी खत्म हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसने सामने देखा और हैरानी से जम गई। यान वू मेहमानों के बीच खड़ा था, मुस्कुराते हुए लोगों से मिल रहा था। रोज़ा के दिमाग में सवाल उठा, वो अंदर पहुंचा कैसे? एनेक्स पूरी तरह बंद था और उसकी माँ की साफ इजाज़त के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता था। एक मेहमान ने भी यानवू को देखा और कहा कि वो नौजवान नज़रअंदाज करना मुश्किल है। उसने बताया कि उसने उससे थोड़ी देर बात की थी। यानवू के मुताबिक वो फ्लोरा फाउंडेशन का स्कॉलरशिप रिसिपिएंट है। अगर उसे इनविटेशन मिला है तो ज़रूर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति उसके पीछे होगा। उस मेहमान ने सेरॉन से पूछा कि क्या वो कुछ जानती है, उसे सम्मान से मैडम ली कहकर। सेरॉन ने कहा कि उसे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस पर मेहमान ने हंसते हुए कहा कि वैसे भी उस जैसे आदमी का उसकी लीग में होना संभव ही नहीं है। सेरॉन ने खुद को एक्सक्यूज़ किया और कहा कि उसे फाइनल इंस्पेक्शन करनी है और वो थोड़ी देर में लौटेगी। मेहमान ने कहा कि वो इस साल की कंपटीशन देखने के लिए उत्सुक है और फिर विदा ले ली। यानवू ने रोज़ा की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आया। उसने नर्म आवाज़ में उसका अभिवादन किया, लेकिन रोज़ा का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहा। उसकी बेरुखी देखकर उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की और मुस्कुराकर कहा कि वो आज बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही है। उसने माना कि उसे पार्टी में देखकर वो ज़रूर चौंकी होगी। फिर उसने उसे आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसने उसकी माँ से वादा किया है कि वे दोनों एक दूसरे को न जानने का नाटक करेंगे और बस चुपचाप इधर उधर देखेंगे। उसने कहा कि ये इतनी बड़ी फॉर्मल गैदरिंग में उसका पहला मौका है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया हो। यहाँ तक कि ड्रिंक्स का स्वाद भी लग्जरी जैसा है। उसने सुना था कि इवेंट के दूसरे हिस्से में कुछ स्पेशल सर्व किया जाएगा और उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि वो क्या होगा। रोज़ा ने धीमी आवाज़ में कहा, शराब। उसने समझाया कि लोग इसे सोशल ड्रिंक कहते हैं, लेकिन असल में ये एक ड्रग है जो उन हल्के नशों से भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है जिनके बारे में टीनेजर्स पार्टियों में शेखी बगाड़ते हैं। यानवू को जिज्ञासा हुई और उसने और पूछा। रोज़ा ने गहरे लहजे में कहा कि जिन चीज़ों की वो बात कर रही है वो इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। एक बार कोशिश करना ही किसी इंसान को हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है, दिमाग को पूरी तरह जला देने के लिए। उसे लगा कि कभी उसे लगता था कि वो अपनी माँ को वापस ला सकती है, लेकिन अब उसकी माँ सही माने से हालत में नहीं थी। उसे ऐसी जगह घसीट लाई थी और एक ऐसे इंसान को यहाँ कदम रखने दिया था जिसे वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट मानती थी। यानवू उसके कठोर शब्दों से सन्न रह गया। रोज़ा ने उससे कहा कि ध्यान से सुने, ये उसकी आखिरी वार्निंग है। अब भी वो बिना नुकसान के पीछे हट सकता है। या तो अभी चला जाए या फिर यहीं रहे और उसके परिवार के साथ ऐसे उलझ जाए कि अंत में सब कुछ उसे तबाह कर दे। यानवू की आंखें फैल गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। उसने कहा कि शायद वो थोड़ा खुलने लगी है और इसी वजह से ऐसा कह रही है, लेकिन रोज़ा ने उसे ठंडेपन से रोक दिया। उसने कहा कि अगर वो रुकना चाहता है तो ठीक है, उसकी मर्जी। ये कहकर वो मुड़ गई और जाते हुए अपने होंठ दबा लिए। बाद में मेन हॉल में सेरॉन स्टेज पर आई और सभी मेहमानों को संबोधित किया। उसने ऑक्शन को सपोर्ट करने वाले सभी पेट्रन्स का धन्यवाद किया और कहा कि इन कीमती चीज़ों को उनके सही मालिकों तक पहुंचाना उसके लिए सम्मान की बात है। हालांकि उसने मजाक में ये भी कहा कि उसका भाषण अब दोहराव भरा हो गया है। उसने शाम के दूसरे हिस्से की घोषणा की,
जो लोग सीरियस डिस्कशंस चाहते हैं वो ऊपर लाउंज में उसके साथ जा सकते हैं। बाकी सबके लिए स्पेशल डिशेस और ड्रिंक्स तैयार थीं और उसने सभी से खुलकर एंजॉय करने को कहा। रोज़ा आगे बढ़ने ही वाली थी कि यानवू ने एक पल के लिए रोज़ा की ओर देखा। तभी एक महिला उसके पास आई और पूछा कि क्या वो यानवू है। उसने कहा कि बाहर मौसम ठंडा हो रहा है और सब लोग अंदर जाकर ड्रिंकिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और उसे भी साथ चलने का न्योता दिया। यानवू ने एक पल के लिए रोज़ा की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा कि उसे खुशी होगी। वो उस ग्रुप के साथ अंदर चला गया, जबकि रोज़ा दूर से उसे देखती रही। जश्न जारी था, मेहमान हंसी मजाक में बातें कर रहे थे और धीमा संगीत माहौल में घुला हुआ था। तभी यानवू का वाइन ग्लास गिरने ही वाला था जब एक लड़की उसके और करीब झुकी आई और उसे किस करने लगी। किस का नाम सुनते ही लोग उसे बहुत रोमांटिक समझ लेते हैं, जबकि ज़्यादातर बार वो इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी कल्पना की जाती है। यानवू उस लड़की के पास बैठा रहा जब वो उसी शराब की तारीफ करने लगी जिसका जिक्र उसने पहले किया था। उसने धीरे से पूछा कि क्या यही वो स्पेशल ड्रिंक है। उसने जिज्ञासा से ग्लास को देखा और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इसमें ऐसा क्या खास है। लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ और करीब आकर अपनी टांग से अपनी टांग हल्के से छुआ दी। उसने उसे बताया कि पीने से पहले शराब को थोड़ी देर जीभ के नीचे रखे ताकि उसका स्वाद और एहसास ज़्यादा अच्छे से फैले। यानवू ने वैसा ही किया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी झिझक थी। उसने हल्की उलझन के साथ उससे पूछा कि क्या उसके पास और है। लड़की हंस पड़ी और बोली कि बहुत से लोग जिंदगी में सैकड़ों किसेस पाते हैं, लेकिन एक भी सच्चा रोमांटिक मौका नहीं जी पाते। वो और करीब आई, ये मानते हुए कि माहौल पूरी तरह बन चुका है, लेकिन तभी यानवू अचानक पीछे हट गया। लड़की ने हैरानी से उसे देखा और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो हंसते हुए बोली कि उसने तो बस उसे एक परफेक्ट जगह दिखाई थी जहां बैठकर पिया जाए और शाम का मज़ा लिया जाए। वो बिल्कुल केयर फ्री लग रही थी, जैसे माहौल की अजीब सी बदलाहट उसे परेशान ही न कर रही हो। यानवू चुप हो गया। उसके दिमाग में रोज़ा की पुरानी आवाज़ गूंजने लगी। उसे वो बातें याद आने लगी जो रोज़ा ने कभी उससे कही थी, और वो शब्द अब इस पल के साथ मिलते चले गए। वो बुदबुदाया, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वो बिलोंग करता हो। उसके चेहरे के भाव हल्के से बदल गए और लड़की ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। वो उलझन में पड़ गई और पूछ पड़गी कि उसका क्या मतलब है। उसे उसके अचानक कहे शब्द समझ नहीं आए, लेकिन यानवू ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सवाल को नज़रअंदाज किया, खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे बाहर की ओर चल पड़ा। लड़की हैरानी में पलकें झपकाने लगी। उसके अचानक उठ खड़े होने से चौंक गई। वो भी तुरंत खड़ी हो गई और उसके पीछे आवाज़ लगाई, पूछने लगी कि वो कहाँ जा रहा है और उसे वापस बैठने को कहने लगी। उसने अपना ग्लास एक तरफ रखा, अब भी उसके व्यवहार में आए अचानक बदलाव से सदमे में थी। वो ऊंची आवाज़ में शिकायत करने लगी कि अगर वो उसे डरा बैठी थी तो वो सीधे बता सकता था, यूं अचानक उठकर जाने की क्या ज़रूरत थी। उसने पूछा कि उसने पीना क्यों छोड़ दिया, जबकि उसने जो ग्लास उसे दिया था वो उसने पूरा भी नहीं किया था। यानवू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और चलता रहा। लड़की और झुंझला गई। वो चिल्लाकर उसे रुकने को कहने लगी, कहते हुए कि वो किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है जिसे खुद को संभालना भी नहीं आता। पास खड़ी उसकी एक दोस्त ने कहा कि अगर वो चाहे तो किसी एलीट होस्ट बार में चली जाए, उस जैसे आदमी कोई रेयर नहीं होते। लेकिन लड़की ने पलटकर कहा कि ऐसे आदमी बहुत रिहर्स्ड और नकली लगते हैं, जबकि यानवू की रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल और बिना फिल्टर की थी, जो उसे बाकियों से ज़्यादा दिलचस्प बनाती थी। जैसे जैसे यानवू हॉलवे में आगे बढ़ता गया, उसे चक्कर आने लगे। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे अपना संतुलन बनाए रखना मुश्किल लगने लगा। पसीना उसके चेहरे से बहने लगा, सांसें अनइवन हो गई और उसके शरीर में अजीब सी ठंडक थी, जबकि अंदर से गर्मी दौड़ रही थी। उसने सोचा कि क्या ये सब सच में उसी स्पेशल लिकर की वजह से हो रहा है जो लड़की ने उसे दी थी। वो मैंशन के बाहर पहुंचा ही था कि पास से युंगमी गुजर रही थी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और हैरानी से उसका नाम पुकारा। वो उसकी हालत देखकर चौंक गई और जल्दी से उसके पास आई, उसका गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी, जबकि वो पसीने से भीगा हुआ था। यानवू उसके स्पर्श से चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया। उसने कहा कि शायद कुछ नहीं है और उससे अनुरोध किया कि वो उसका पीछा ना करे। उसने कहा कि उसे बस थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए, थोड़ी दूरी, ताकि वो खुद को संभाल सके। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके पैर अचानक जवाब दे गए। उसके घुटने मुड़ गए और वो ज़मीन पर बैठ गया। अब उसे साफ समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसके दिमाग में सवाल उठा कि क्या ये सच में शराब की वजह से है या कुछ और हो गया है।
युंगमी उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, घबराई हुई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने कहा कि ये ड्रिंक ज्यादा पी ली जाए तो तेज हो सकती है, लेकिन उसने कभी किसी को इस तरह रिएक्ट करते नहीं देखा था। यानवू ने खुद को संभालने की कोशिश की, संतुलन बनाए रखने के लिए जमीन को मजबूती से पकड़ लिया। युंगमी एक पल झिझकी, फिर मदद करने की कोशिश की। उसने नरमी से कहा कि वो उसकी पीठ थपथपाएगी ताकि वो थोड़ा ठीक महसूस करे, और वो उसके करीब आ गई। उसने सहारा देने के इरादे से हाथ रखा, लेकिन उसी दौरान उसका हाथ फिसल गया और गलती से उसके प्राइवेट एरिया को छू गया। उसकी आंखें फैल गईं, गाल लाल हो गए और वो शर्मिंदगी से जड़ हो गई। उसकी उंगलियां अनजाने में वहीं रुक गईं। यानवू तेज झटके से पीछे हटा और गहरी सांस ली। उसने अविश्वास में पूछा कि वो आखिर कर क्या रही है। युंगमी घबराकर हकलाने लगी। उसने कहा कि वो सिर्फ मदद करना चाह रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो गिरने वाला है। उसने जोर दिया कि उसका हाथ गलती से वहां चला गया था, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। उसने उससे कहा कि वो उसे गलत ना समझे, वो बस उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। यानवू उसे घूरता रहा, पूरी तरह परेशान और उसकी सफाई को समझने की कोशिश करता हुआ। कांपती हुई आवाज में उसने कहा कि वो उसे इस तरह ना छुए और उसका पीछा करना बंद करे। लड़की का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने भावुक होकर पलटवार किया, पूछा कि वो उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे वो कोई गलत हरकत कर रही हो। उसने जोर दिया कि वो तो उसकी मदद ही कर रही थी, उन अफवाहों के बावजूद कि उसके बारे में फैली हुई हैं। उसने कहा कि वो पहले भी होस्ट बार्स में जा चुका है, फिर भी वो उसे किसी क्रीप की तरह ट्रीट कर रहा है। यानवू सन रह गया। उसने चौंक कर पूछा कि वो क्या बकवास कर रही है। युंगमी ने पछतावे के साथ होंठ दबाए और कहा कि उसने दूसरों से अफवाहें सुनी थी। मैंशन में लोग फुसफुसाते हैं कि उसने अपना शरीर बेचा है। उसने उसे नाराज ना होने को कहा और दावा किया कि वो उसे जज नहीं कर रही। उसने कहा कि वो उसकी साइड पर है, क्योंकि उनके जैसे हालात में पैदा हुए लोगों के पास अक्सर कोई चॉइस नहीं होती। जिंदगी जहां धकेलती है, लोग वहीं चले जाते हैं। उसने ये भी कहा कि चेयरमैन के साथ उसका रिश्ता भी पैसों से बंधा हुआ है, वहां प्यार नहीं, बस जिम्मेदारी और हालात हैं। यानवू उसे अविश्वास से देखता रहा। उसने पूछा कि वो आखिर कह क्या रही है। उसका सिर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से घूम रहा था। युंगमी ने उसे गहरी सिंसियरिटी से देखा। उसने कहा कि वो उसे पसंद है और उसे ये बात पहले से पता है। उसने उसे बाहों में भर लिया और कहा कि पहली बार उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो गया था और उसे नहीं लगता कि वो कभी उससे ज्यादा हैंडसम आदमी किसी और में देख पाएगी। उसने अपना चेहरा उसके कंधे से लगा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। यानवू जड़ बना रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। युंगमी ने फिर कहा कि जब वो पहले ऐसे काम कर चुका है तो एक बार उसके साथ कर लेने में क्या दिक्कत है। उसने पूछा कि अगर वो बस एक रात साथ बिता ले तो क्या फर्क पड़ता है। यानवू कुछ कह पाता उससे पहले ही सामने से तेज कदमों की आवाज आई। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं। थोड़ी दूरी पर रोजा खड़ी थी। वो उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ठंडा मरा हुआ सा इल्जाम। रोजा की नजर यानवू और उससे चिपकी युंगमी के बीच घूमती रही। यानवू ने रोजा को आवाज देने की कोशिश की, जबकि युंगमी डर के मारे उसे देख रही थी। डर युंगमी के दिल में उतर गया। उसने सोचा कि रोजा यहाँ इस वक्त क्यों है और क्या उसने सब कुछ सुन लिया है। अगर रोजा ने ये बात अपनी माँ को बता दी तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। घबराहट में युंगमी सफाई देने लगी, रोजा कुछ कहने से पहले बोलने की कोशिश करते हुए, लेकिन रोजा की आंखें पूरी तरह खाली थीं, बिना किसी भावना के सीधे उन दोनों पर टिकी हुई थीं। युंगमी बहाने ढूंढने की कोशिश करती रही। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन रोजा धीरे धीरे यानवू की ओर बढ़ी। वो करीब आई और उसकी नज़र यानवू के चेहरे पर टिक गई। युंगमी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रोजा ने अचानक हाथ उठाया और यानवू के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज साफ गूंजी। यानवू और युंगमी दोनों सन्न रह गए। रोजा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा कि वो हर बार बेहद इरिटेटिंग साबित होता है। उसने गुस्से से कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने घर की स्टाफ में से किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। यानवू सहम गया। फिर रोजा ने अपना ध्यान युंगमी की ओर मोड़ा और शांत लहजे में पूछा कि क्या यानवू वाकई इतना ट्रबलसम इंसान नहीं है। युंगमी का शरीर कांप गया। रोजा ने आगे कहा कि क्या शायद वो गलत समझ रही है, क्योंकि साफ तौर पर यानवू ही समस्या है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी एक्सप्रेशन आ गई, जैसे वो जवाब मांग रही हो। इसके बाद युंगमी को वहां से हटा दिया गया। चलते हुए उसके दिमाग में सवाल घूमते रहे, रोजा आखिर सोच क्या रही थी। उसने सब कुछ देखा और सुना था, फिर भी उसने बात को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया। युंगमी को समझ नहीं आया।
उसने सोचा कि शायद रोजा इस बार सच में यानवू को बाहर निकालना चाहती है। घर में हर कोई जानता था कि यंग मिस को वो आदमी पसंद नहीं है जो उसकी माँ के इतना करीब रहता है। शायद जो उसने देखा उसने रोजा का फैसला पक्का कर दिया था। फिर भी जिस एक्सप्रेशन के साथ रोजा ने उसे थप्पड़ मारा था वही युंगमी के दिमाग में अटका रहा, अशांत और बेहद इंटेंस। आखिरकार युंगमी ने इसे झटक दिया। उसने खुद से कहा कि नतीजा उसके फायदे में ही रहा। उसने सोचा कि वो अपने बाकी काम निपटाएगी और जल्दी घर चली जाएगी। फिर भी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर यानवू सच में यहाँ से निकाल दिया गया तो वो उसे कभी देख नहीं पाएगी। उसने तुरंत खुद को सुधारा, अगर उसे बाहर कर दिया गया और वो अकेला रह गया तो शायद उसे अपना मौका मिल जाएगा। ये सोच उसे खुद ही डरा गई। उसी पल उसने नजर डाली, उसके हाथ से स्प्रे बॉटल छूट गई। उसने देखा रोजा बाहर खड़ी थी। वो साफ कांप रही थी और अपनी ही हथेली को घूर रही थी। उसके अंदर एक जाना पहचाना एहसास लौट आया, ऐसा एहसास जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसने नजर घुमाकर यानवू की ओर देखा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रोजा दौड़कर आगे आई और उसका चेहरा थाम लिया। उसका चेहरा बुरी तरह लाल और गर्म था। वो बुदबुदाई कि क्या उसने शराब पी है, खास तौर पर वो लाल वाइन जो बोतल से नहीं बल्कि ग्लास में परोसी जाती है। यानवू ने कमजोरी से उसका हाथ छूने की कोशिश की और कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। रोजा ने तुरंत सवाल किया कि इस बार किस औरत ने उसके साथ ऐसा किया है। उसने उसे धक्का देकर दूर किया और कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, उस जैसे इंसान का यहाँ कोई स्थान नहीं है। वो मुड़ गई और बोली कि वो किसी को बुलाकर ये सब संभलवा देगी और उसे कहा कि जाकर खुद मदद ढूंढे। लेकिन यानवू ने उसका कपड़ा पकड़ लिया। वो हड़बड़ाया हुआ था और उसके आरोपों को नकार रहा था। उसे युंगमी की कई बातें याद आ गईं। आवाजें इतनी तेज थीं कि शायद पूरा घर जानता था कि वो कहाँ से आया है। यानवू ने कमजोर आवाज में कहा कि ये किसी और की वजह से नहीं हुआ, उसे बस अपने कमरे में लौटना है। उसने पूछा कि क्या वो उसे वहां तक ले जा सकती है। रोजा ने उसे बुरी तरह कांपते देखा और फिर कहा कि वो किसी को बुलाएगी। उसने उसे याद दिलाया कि उसने अभी अभी उसे थप्पड़ मारा है और खुलकर कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करती। यानवू ने इनकार किया। उसने कहा कि वो सच में ऐसा महसूस नहीं करता। रोजा ने उसे घूरते हुए पूछा कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। यानवू ने फिर से विनती की कि वो उसे वापस ले जाए। उसका चेहरा देखते ही रोजा को यादें आ गईं। उसे एक छोटा लड़का याद आया जो जमीन पर बैठा हुआ फुटबॉल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने उसे घूरा था और फिर गेंद को लात मारकर दूर फेंक दिया था। वो लड़का बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देख रहा था। अब वर्तमान में यानवू उसके स्वेटर को पकड़े हुए था। कमजोर आवाज में वो बुदबुदाया कि उसने एक ही जगह पर 2 बार मारा है और कि उसके छोटे शरीर के बावजूद उसके हाथ काफी सख्त हैं। उसकी बातें रोजा को और चढ़ा रही थीं। फिर भी यानवू उसके कपड़े से चिपका रहा और वो उसे घसीटते हुए हवेली तक ले आई। चलते चलते वो अनजाने में उसे सहारा भी दे रही थी और खुद से सवाल कर रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। यानवू दर्द से कराह रहा था और उसका पूरा वजन उस पर टिका हुआ था। रोजा ने झुंझलाकर कहा कि खुद को संभाले और पूछा कि आखिर वो अब क्यों गिर रहा है जब वे लगभग पहुंच ही चुके हैं। अचानक रोजा का पैर यानवू से टकराया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। रोजा के नाक में तेज दर्द उठा। उसने उसे घूरकर तुरंत हटने को कहा, लेकिन उसका वजन उस पर दबा हुआ था। वो चिल्लाने लगी। मदद के लिए आवाज लगानी ही वाली थी कि उसे याद आ गया, सब लोग जा चुके हैं। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो उस रात एनेक्स में सोएगी, सुबह तक कोई यहाँ नहीं आएगा। चारों ओर गहरी भारी खामोशी छा गई। धीरे धीरे उसने सिर घुमाकर यानवू की ओर देखा। यानवू भी उसे देख रहा था। उसका चेहरा अब भी लाल था, सांसें असमान थी। वे दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देख रहे थे। रोजा को हमेशा लगता था कि वो दुबला पतला है, लेकिन इतने पास से उसका शरीर उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और ठोस लग रहा था। ये नज़दीकी उसे अजीब सा असंतुलित कर रही थी, जैसे उसके होश फिसल रहे थे। यानवू ने गहरी सांस ली, सिर पीछे झुकाया और बुदबुदाया कि बहुत गर्मी है। उसके हाथ अपनी शर्ट की ओर गए और वो चिढ़कर उसे उतारने लगा। जैसे ही शर्ट ऊपर उठी और उसका सधा हुआ शरीर दिखाई दिया, रोजा चाहकर भी नजर नहीं हटा पाई। उसने उसे डांटा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। शर्ट अचानक उतर गई और उसी समय रोजा की नेकलेस भी टूटकर नीचे गिर गई। उसने उसे उठाया, जैसे उसी से खुद को संभाल रही हो, और मन ही मन सोचने लगी कि अभी अभी क्या हुआ।
यानवू फिर से लड़खड़ाया और अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा, उसे पूरी तरह दबा लिया। रोज़ा ने गुस्से में पूछा कि वो क्या कर रहा है। यानवू कराह रहा था, होश में नहीं लग रहा था। वो दर्द की शिकायत करता रहा, हाथ इधर उधर घूमते रहे जैसे राहत ढूंढ रहे हों। रोज़ा बस उसे देखती रह गई, जमी हुई। उसे पास लगी अपनी माँ की तस्वीर दिखी और उसके मन में घिन और झुंझलाहट दोनों उठी कि उसने घर में कैसी मुसीबत ला दी है। यानवू बुदबुदाता रहा कि कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा। रोज़ा का हाथ अनजाने में उसके चेहरे की ओर उठा, फिर फिसलकर उसकी छाती पर टिक गया। वो धीमे से बोली कि उसने उसे पहले कभी इतना टूटा और बेबस नहीं देखा। अजीब बात ये थी कि उसे उसका ये रूप उसके नकली आत्मविश्वास से ज्यादा सच्चा लग रहा था। फिर भी उसके मन में डर था कि अगली सुबह वो उसे कैसे देखेगा और क्या उसे ये भी समझ है कि वो इस वक्त किसके साथ है। यानवू धुंधली आवाज में बुदबुदाया, उसे ली सेरियन समझते हुए, और बोला कि उसे बहुत समय हो गया है उसे देखे हुए। उसने कहा कि मैनेजर ने बताया था कि उसने आना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने अनदर राउंड से मना कर दिया था। फिर आधे होश में उसने कहा कि अगर वो चाहे तो वो अब भी कर सकता है, और अगले ही पल यानवू ने अचानक रोज़ा को चूम लिया। उसका चुंबन गहरा हो गया, बिना किसी चेतावनी के। रोज़ा का दिमाग सुन्न हो गया, वो समझ ही नहीं पाई कि प्रतिक्रिया कैसे दे। यानवू और पास आया, अस्थिर होते हुए भी खुद को थोपने की कोशिश कर रहा था। वो बुदबुदाया कि वो उसके लिए नीचे भी जा सकता है। रोज़ा बस उसका चेहरा देखती रह गई, उसकी आंखों में उस पल की तीव्रता साफ झलक रही थी।